हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौरभ मिश्रा मैथ्स क्लासेज में। तो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। ठीक है, मेरे पास में कुछ एक फंक्शंस हैं, जैसे आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शंस, मॉड्यूलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और स्क्वायर रूट फंक्शंस। तो आज अपन इन्हीं फंक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, मेनली मैं तीन चीजों के बारे में बात करूंगा। ठीक है ना, तीन बातें करूंगा। सबसे पहले बात करूंगा, ये जो फंक्शंस गिवन है इनका डोमेन क्या होगा। ये जो फंक्शंस गिवन है, ठीक है, या जो ये जो फंक्शंस है इनका डोमेन क्या होगा। दूसरे नंबर पे बात करूंगा मैं, इनकी रेंज क्या होने वाली है। ठीक है ना, इनकी रेंज क्या होने वाली है। और तीसरे नंबर पे बात करूंगा बच्चा मैं इनके ग्राफ्स की। ठीक है, कि इनके ग्राफ कैसे बढ़ेंगे। अगर तुम्हारे को इन तीनों के बारे में अच्छे से पता है, ठीक है ना, किसी भी फंक्शन के डोमेन, उसकी रेंज और उसके ग्राफ, ठीक है ना, इन तीनों के बारे में अगर तुम लोगों को अच्छे से पता है तो फिर ये समझ लो कि तुम्हारी कमांड है उस फंक्शन के ऊपर। ठीक है ना, किसी भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, फंक्शन के डोमेन, रेंज और उसके ग्राफ के बारे में तुम लोगों को पता है तो तुम लोगों की अच्छे कमांड है उस फंक्शन के ऊपर। ठीक है ना, क्लास 11 और क्लास 12 के लिए, ठीक है ना, क्लास 11 और क्लास 12 दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर तुम लोगों को किसी फंक्शन के ग्राफ्स वगैरह नहीं आते हैं, ठीक है ना, ग्राफ्स नहीं आते हैं, तो फिर अपन आगे पढ़ेंगे, जैसे कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक है, या और भी बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, तो वहां पे समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, पहला है अपने पास में आइडेंटिटी फंक्शन। सबसे पहले किसकी बात करूंगा, आइडेंटिटी फंक्शन की। आइडेंटिटी फंक्शन को हिंदी में बोला जाता है तत्समक फलन। ठीक है ना, आइडेंटिटी फंक्शन को हिंदी में क्या बोला जाता है, तत्समक फलन। तो क्या होता है आइडेंटिटी फंक्शन, ये तो तुम लोगों को पता होगा कि कोई भी एक फंक्शन जो इस टाइप का हो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है ना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। कुछ बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया होगा। देखो, दो चीजें रहेंगी, दो चीजें। एक y इक्वल टू एफ एक्स लेके चलेंगे हमेशा, एफ एक्स इसके इक्वल लेके चलेंगे y के, मतलब y एक्सिस के ऊपर अपन किसको लिखेंगे, एफ एक्स को लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, y इक्वल टू, और एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया, x हो गया। y इक्वल टू एक्स, इसका मतलब किसका ग्राफ बनाना है तुम लोगों को, y इक्वल टू एक्स का। और याद करो बच्चे, 10th क्लास तक, ठीक है ना, 10th क्लास में तुम लोगों ने इसका ग्राफ बहुत बनाया है। ठीक है ना, बहुत बार इसका ग्राफ बनाया है y इक्वल टू एक्स का। कोई नहीं, अभी डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू तुम लोगों ने 1 रखी, ठीक है, आंसर भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। x की वैल्यू 2 रखने पर 2 मिलेगा, 3 रखने पर 3 मिलेगा। fx इक्वल टू x, मतलब x से इनपुट दोगे तो y क्या मिलेगा, x ही अपने को क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना, x इनपुट रखने पर आउटपुट भी क्या मिलने वाला है, x ही मिलने वाला है। तो देखो, तीन बातें कर रहा हूं। सबसे पहले इसके डोमेन की, कि इसका डोमेन क्या है, दूसरा इसकी रेंज, इसकी रेंज क्या है, और फिर तीसरा इसका ग्राफ बनाएंगे, बड़े प्यार से बनाएंगे ग्राफ, घबराओ मत। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता है कि डोमेन किसको बोलते हैं और रेंज किसको बोलते हैं, तो समझना, डोमेन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मैं x की क्या क्या वैल्यू रख सकता हूँ। ठीक है ना, सबसे पहले तो ध्यान रखना, रियल फंक्शंस है, रियल फंक्शंस। रियल फंक्शंस का मतलब ये होता है कि इसका डोमेन जो होता है, डोमेन, ठीक है, डोमेन जो होता है, जिस फंक्शन का डोमेन है वो क्या होना चाहिए, रियल नंबर्स का सबसेट होना चाहिए। और रेंज भी क्या होनी चाहिए, रियल नंबर्स की सबसेट होनी चाहिए। ठीक है ना, रियल फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि रियल नंबर रखने पर रियल नंबर ही मिलना चाहिए। ठीक है ना, रियल नंबर जैसे 1 रखने पर 5 मिल गया, 10 रखने पर 20 मिल गया, मतलब रियल नंबर इनपुट डाला और आउटपुट भी अपने को क्या मिले, रियल नंबर ही मिले। ऐसे फंक्शंस को अपन क्या बोलते हैं, रियल फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो रियल फंक्शंस की बात होगी। तो डोमेन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मैं x की क्या क्या वैल्यू रख सकता हूँ। ठीक है ना, x की क्या क्या वैल्यू रख सकता हूँ, वो ही क्या होगा, मेरा डोमेन होगा। तो बोले सर कुछ भी रखो, ठीक है ना, जितने भी रियल नंबर्स हैं कुछ भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना, x की वैल्यू कुछ भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर, कंप्लीट रियल नंबर ही क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। रेंज, रेंज का मतलब इसके आंसर क्या आएंगे। ठीक है ना, इसके आंसर क्या आएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे r रखोगे तो r ही आंसर मिलेंगे तुम्हारे को। fx इक्वल टू x है, इसको ऐसे मान लो, fx इक्वल टू x है तो y इक्वल टू x मान लो।
ठीक है ना, y इक्वल टू एक्स। तो हमेशा ध्यान रखना x की जो भी वैल्यू होंगी, x की जो भी वैल्यू होंगी, x की जो भी वैल्यू यहाँ रख सकते हो, ठीक है ना, उसी को क्या बोलेंगे अपन, डोमेन रखेंगे, ठीक है ना। x की जो भी वैल्यू तुम लोग रख सकते हो वही किस में आएगा, डोमेन में आएगा, ठीक है। और जो y मिलेगा, जो y मिलेगा वो किस में आएगा, रेंज में आएगा, ठीक है ना, वो क्या आएगा, रेंज में आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक x और एक y, इनमें से एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल। देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू अपन अपनी मर्जी से रखते हैं, जिसकी वैल्यू अपन अपनी मर्जी से रखते हैं उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू अपनी मर्जी से रखूंगा तो इसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और y क्या होगा, y डिपेंड करेगा x के ऊपर, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डोमेन और रेंज का मतलब समझ गए, जो भी x की वैल्यू रखोगे वो क्या होंगी, डोमेन में आएंगी, और जो आंसर मिलेंगे तुम्हारे को, जो आंसर मिलेंगे या जो y की वैल्यू मिलेंगी वही किसमें आएंगी, रेंज में आएंगी। y बोल दो और चाहे fx बोल दो, एक ही बात है। fx का मतलब होता है फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x। तो सर r रख सकते हो, x में तो कुछ भी वैल्यू रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब x की वैल्यू रखोगे, रियल नंबर्स रखोगे, तो आंसर भी क्या मिलेंगे, रियल नंबर्स ही मिलेंगे। 1 रखने पर 1, 2 रखने पर 2, 3 रखने पर 3, 4 रखने पर 4, मतलब रेंज भी क्या आएगी, r ही आएगी, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना, इसका ग्राफ बनाते हैं। ये सब बातें तुम लोग कॉपी के ऊपर की तरफ लिख लेना। देखो ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। देखो ध्यान दो, आइडेंटिटी फंक्शन y इक्वल टू x, ठीक है ना, fx को मैंने क्या मान लिया, y इक्वल टू x। टेबल बना लेते हैं इस तरीके से, x और y कुछ वैल्यू रख दो। देखो 0, 1, 2, -1 एंड -2। एक बात बताओ, y इक्वल टू x है, x की वैल्यू जब 0 होगी तो y इक्वल टू भी 0 होगा। मैंने क्या बताया, आइडेंटिटी फंक्शन ही वो होता है जिसमें x की जो वैल्यू रखेंगे वही अपने को y मिले, ठीक है ना। तो 0 रखने पर 0, 1 रखने पर 1, 2 रखने पर कितना मिलेगा, 2 मिल जाएगा, ठीक है। y इक्वल टू x है, ठीक है ना, y और x बराबर है, y कैसे आता है, y इक्वल टू x, तो x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू भी -1, x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू भी कितनी मिलेगी, -2 ही मिलेगी। और जब इसका ग्राफ बनाओगे तो कैसे बनेगा, ध्यान देना। ठीक है, ये अपना x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है, ये ओरिजिन पॉइंट 0,0। तो देखो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, एक पॉइंट तो ये आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे मान लेता हूँ 1, 2, 3, ठीक है, यहाँ भी 1, 2, 3, इधर नेगेटिव नंबर्स ले लेते हैं, -1, -2, -3, यहाँ भी -1, -2, -3, ठीक है। 0 पे 0, जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू भी क्या होगी, 1 ही होगी, ठीक है, 1,1 हो गया। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू भी कितनी होगी, 2 मिलेगी, ठीक है। ऐसे x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू भी क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। -1 पे कितना मिलेगा, -1 मिलेगा, -2 पे कितना मिलेगा, -2 मिलेगा, और -3 पे कितना मिलेगा, -3 मिलेगा। और जब इन पॉइंट्स को मिला दोगे, इन पॉइंट्स को मिला दोगे तो ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है ना, ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही है यही किसका ग्राफ होता है, y इक्वल टू x का ग्राफ होता है, ठीक है ना। ये किसका ग्राफ होता है, y इक्वल टू x का ग्राफ होता है। इस बात को ध्यान रखना, y इक्वल टू x, और ये हमेशा यहाँ पे कितने डिग्री का, 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए आगे बढ़ती है, ठीक है ना, 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए आगे बढ़ती है। तीनों के बारे में समझ लिया। सबसे पहले इसका डोमेन, डोमेन का मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू क्या क्या रखी जा सकती है। अभी बहुत सारे फंक्शंस अपने पास में, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्लियर होता जाएगा। तो डोमेन की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, रियल नंबर, ठीक है ना, रियल फंक्शन है तो रियल नंबर्स कुछ भी रख सकते हो, या फिर रियल नंबर्स का एक सबसेट रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रेंज क्या आएगा, तो रेंज भी रियल नंबर आएगी, क्यों, क्योंकि देखो चेक करो ना, 1 रखने पर 1 मिल रहा है, 2 रखने पर 2 मिल रहा है, 3 रखने पर 3 मिलेगा, 10 रखने पर 10 मिलेगा, 20 रखने पर 20 मिलेगा, मतलब आंसर भी सारे के सारे रियल नंबर्स आएंगे, ठीक है। तो रेंज क्या होगी, इसके रियल
नंबर्स हो गई, और जब ग्राफ बनाओगे तो इस तरीके से तुम्हारे को ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, दिख रहा होगा साइड में तुम लोगों को अच्छे से ग्राफ दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कॉपी में नोट डाउन करो और अभी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, सामने वो जो लिखे हुए आइडेंटिटी, कांस्टेंट ग्राफ, इन सबको भी मैं रफ कर रहा हूँ, एक एक ग्राफ की अपन बात करते रहेंगे आगे। ठीक है, तो एक बार इसको जल्दी से नोट डाउन करो। नोट डाउन का मतलब स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो बच्चे इसके बाद में अपने पास में सेकंड नंबर पे आता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो ही है, लेकिन समझ में नहीं आए कहीं भी तो कमेंट कर देना। ठीक है ना, लाइव कमेंट चल रहा है तो इसमें कमेंट कर देना, टेंशन मत लो, तुम्हारी कमेंट में पढ़ पा रहा हूँ यहाँ पे। तो कोई भी प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट जो ग्राफ की वीडियो आएगी, अभी अपने पास में 3 वीडियो आएंगी कम से कम। ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट ये चल रहा है, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। ठीक है, तो फिर वहां पे मैं तुम लोगों के डाउट्स क्लियर कर दूंगा, तो टेंशन मत लो, तुम्हारी कमेंट में पढ़ पा रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये कमेंट करते जाओ। और अभी कांस्टेंट फंक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, सुनो। कांस्टेंट फंक्शन होता है f(x) इक्वल टू c टाइप का। c का मतलब क्या है, कांस्टेंट नंबर। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, सारे रियल फंक्शंस हैं। तो f(x) इक्वल टू c टाइप। ठीक है ना, f(x) का मतलब चाहे f(x) बोल दो और चाहे y बोल दो, y इक्वल टू c टाइप। ठीक है ना, y इक्वल टू c। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके डोमेन की, फिर बात करूंगा इसके रेंज की, कि इसकी रेंज क्या होगी, और तीसरे नंबर पे बच्चे अपन बात करेंगे इसके ग्राफ की, कि इसका ग्राफ कैसे बढ़ेगा। समझो, देखो एक एक बात को समझना। बोल रहे बोले y इक्वल टू सी, इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये तो x पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, y की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, c रहेगी, चाहे x की वैल्यू कुछ भी हो। जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे, रियल नंबर्स होंगे बहुत सारे। तो देखो f1 फंक्शन की 1 पे वैल्यू भी क्या आएगी, कोई कांस्टेंट वैल्यू, जैसे 10 20। अगर ऐसे होता c into x होता, इसका मतलब c into 1 होता, c into 2 होता ऐसे। लेकिन 1 रखने पर भी कांस्टेंट वैल्यू, 2 रखने पर भी कांस्टेंट वैल्यू, 3 रखने पर भी कांस्टेंट वैल्यू, 4 रखने पर भी कांस्टेंट वैल्यू, और 5 रखने पर भी कांस्टेंट वैल्यू आएगी। जैसे तुम लोगों ने सीखा होगा ना, y इक्वल टू 5 की लाइन, y इक्वल टू 5, x की वैल्यू कुछ भी हो, x की वैल्यू कुछ भी हो, y की वैल्यू हमेशा 5 रहेगी। ऐसे जो फंक्शन होते हैं ना, ऐसे जो फंक्शन होते हैं, इनको बच्चे अपन बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। x की वैल्यू कुछ भी हो, y हमेशा कांस्टेंट रहेगा, y की वैल्यू फिक्स रहेगी, चाहे x की वैल्यू 1 हो, चाहे x की वैल्यू 2 हो, चाहे x की वैल्यू 3 हो। ठीक है ना, y की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। मैंने कहा ठीक है, तो अब डोमेन और रेंज बताओ। डोमेन, तो डोमेन का मतलब तो x की वैल्यू क्या रखें, तो अभी मैं क्या बोल रहा हूं, x की वैल्यू कुछ भी हो, x की वैल्यू कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेंज का मतलब आंसर का मतलब y की वैल्यू। ठीक है ना, ध्यान रखना। डोमेन का मतलब होता है इनपुट, डोमेन का मतलब क्या होता है, इनपुट। ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखना, डोमेन का मतलब क्या होता है, इनपुट, कि मैं इनपुट क्या डालूं। ठीक है, और मेरे को जो आउटपुट मिलेगा, वो ही क्या होगी, मेरी रेंज होगी। अब देखो, इनपुट का मतलब तो मैं x की वैल्यू, अब x इक्वल टू चाहे 1 लिखो, चाहे 2 लिखो, चाहे 3 लिखो, चाहे 4 लिखो, चाहे 4.5 लिखो, आउटपुट हमेशा मेरे को क्या मिलने वाला है, तो आउटपुट हमेशा मेरे को कांस्टेंट वैल्यू c मिलेगी। ठीक है ना, कांस्टेंट वैल्यू c मिलेगी। तो रेंज क्या होती है, रेंज जो भी आउटपुट होंगे उनका सेट, तो केवल और केवल इसमें क्या आएगा, c ही आएगा, केवल और केवल इसमें क्या आएगा, c ही आएगा। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाते हैं एक बार। तुम लोगों को पता होगा y इक्वल टू 5 का ग्राफ कैसे बनता था। y इक्वल टू 5 एक लाइन होती है, y इक्वल टू 5 क्या होती है, एक लाइन होती है जो x एक्सिस के पैरेलल हो। y इक्वल टू 5 क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल। याद करो 10th क्लास में, y इक्वल टू 5 x एक्सिस के पैरेलल, x इक्वल टू 5 y एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो देखो कैसे बनाओगे इसको, इसका ग्राफ बनाते हैं। y इक्वल टू 5 का नहीं बनाना, y इक्वल टू c का बनाना। ये 0,0, ये 1 2 3 4, ऐसे -1 -2 -3 -4, ऐसे y की वैल्यू होंगी। अभी सर x की वैल्यू कुछ भी हो, y हमेशा क्या रहेगा, y हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कहने का मतलब, जैसे मान लो y इक्वल टू 5 है,
तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 1 तो भी y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 2 तो भी y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 3 तो भी y की वैल्यू 5, x की वैल्यू -1 तो भी y की वैल्यू 5, x की वैल्यू -2 तो भी y की वैल्यू -5। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा कितनी आएगी, 5 ही आएगी। तो यहाँ पे 5 की जगह मैं कांस्टेंट ले लेता हूँ, तो मेरे पास में ये ग्राफ बनेगा, ये ठीक है ना। y इक्वल टू 5 होता तो ये 0,5 होता, और y इक्वल टू c है तो ये 0,c, और ये कौन सी डिस्टेंस है, ये c डिस्टेंस है। अब कुछ बातें सुनना, अगर c का मान 0 हो जाए, अगर c की वैल्यू 0 हो जाए, ये 0 हो जाएगी, तो ये जो x एक्सिस होता है ना, x एक्सिस, ठीक है ना, तब क्या हो जाएगा, अगर c 0 हो जाएगा मतलब y इक्वल टू 0 की लाइन, और y इक्वल टू 0 किसको बोलते हैं, x एक्सिस को क्या बोला जाता है, x एक्सिस जो होता है ना, इसी को ही क्या बोला जाता है, y इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन y की वैल्यू हमेशा 0 होती है, ठीक है। क्या सर ये जो लाइन है वो इसी के ऊपर से ही गुजरेगी क्या, ये y इक्वल टू c जो है, y इक्वल टू c वो हमेशा इसके ऊपर ही से ही जाएगा क्या, ठीक है। तो ये इसके ऊपर से भी गुजर सकता है और इसके नीचे से भी जा सकता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये c की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर c पॉजिटिव होगा तो ये x एक्सिस के अबो होगा, और अगर ये c नेगेटिव होगा तो ये x एक्सिस के बिलो होगी, ठीक है ना। ये जो लाइन है वो x एक्सिस के नीचे से गुजरेगी, ठीक है ना। इतना से छोटी-छोटी बातें, कॉमन सेंस की बातें। तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ भी तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले अपन ने आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ समझा, तो पहले ये तो पता होना चाहिए आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है बच्चा, fx इक्वल टू x, जो इनपुट वही आउटपुट, जो इनपुट वही आउटपुट। सर इनपुट क्या दे सकता है, रियल नंबर्स, कुछ भी इनपुट दे सकते हो। तो रियल नंबर क्या था, उसका डोमेन था। आउटपुट क्या आएगा, बोले सर जब रियल नंबर इनपुट डालोगे तो रियल नंबर्स ही कैसे मिलेंगे, आउटपुट मिलेंगे, ठीक है। मतलब क्या होगा कि रेंज भी कैसी होगी, रियल नंबर की। लेकिन यहाँ पे सर, यहाँ पे इनपुट कुछ भी डालो, इनपुट कुछ भी डालो, आउटपुट हमेशा कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। आउटपुट हमेशा क्या मिलेगी, कांस्टेंट वैल्यू c मिलेगी, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। तो डोमेन तो r हो गया, डोमेन तो देखो x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, ये ग्राफ कभी नहीं टूटेगा, ये ग्राफ कभी नहीं टूटेगा। और आंसर क्या आएगा, आंसर का मतलब y की वैल्यू क्या आएगी, तो किसी भी पॉइंट पे चेक कर लो, किसी भी पॉइंट के ऊपर चेक कर लो। जैसे इस पॉइंट के ऊपर चेक करो तो मैं पूछूं यहाँ पे बताओ x की वैल्यू कितनी, तो सर x की वैल्यू तो 2 से थोड़ी सी ज्यादा है। मैं पूछा y की वैल्यू कितनी, बोले सर y की वैल्यू तो 5 है। मैं यहाँ पे चला, बोले सर यहाँ पे x की वैल्यू ये 3 वाला पॉइंट है ना, सेट कर लेना। बोले x की वैल्यू तो सर 3 है। मैंने पूछा y की वैल्यू, बोले सर y की वैल्यू तो 5 है, ठीक है ना। y की वैल्यू ऐसे देखते हैं इस पॉइंट के ऊपर, x की वैल्यू के लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो और y की वैल्यू के लिए इधर ड्रॉ कर दो, तो y की वैल्यू हमेशा 5 आएगी। तो ये दोनों ग्राफ तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और बता दो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, जल्दी से बताओ यार। इसके बाद में अपने थर्ड नंबर पे आता है पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन को हिंदी में बोला जाता है बच्चा बहुपद फल, ठीक है, बहुपद फल। तुम बहुत कुछ जानते हो यार इसके बारे में, पोलिनोमियल के बारे में तुम बहुत कुछ जानते हो। बोले सर कैसे, मैंने कहा 9th क्लास में भी तुम लोगों ने पढ़ा है और 10th क्लास में भी तुम लोगों ने पोलिनोमियल पढ़ा है, ठीक है ना। याद करो, ऐसे होता था जैसे px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये क्या है, पोलिनोमियल है, ठीक है ना। पोलिनोमियल, पोलिनोमियल क्या होता है, बोले जो वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं है तो x की पावर कितनी है, 0। पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें क्या हो, कोई भी वेरिएबल और वेरिएबल की पावर कैसी हो, होल नंबर। जैसे x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2 और x की पावर 3, ठीक है। अगर इक्वल टू 0 आ गया, अगर इक्वल टू 0 आ गया तो इसको क्या बोलने लग जाते थे, पर इक्वेशन बोलने लग जाते थे, ठीक है ना। एक एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये भी तुम लोगों ने पढ़ा है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, पोलिनोमियल होते हैं। अब पोलिनोमियल फंक्शन किस टाइप से लिखा हुआ मिलेगा तुम्हारे को, ध्यान देना। जैसे मान लो एक फंक्शन है y इक्वल टू fx, y इक्वल टू fx, और y इक्वल टू fx इक्वल टू क्या होगा, देखो जैसे a टू दी पावर 0 x टू दी पावर 0 प्लस a1 ओ सॉरी a0 x टू दी पावर 0 प्लस a1 x टू दी पावर 1, a2 x स्क्वायर, a3 x क्यूब, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ेगा और लास्ट में क्या आएगा, an x की पावर n, ठीक है, an x की पावर n। इस टाइप के जो फंक्शन होंगे ना, इनको अपन बोलेंगे पोलिनोमियल फंक्शन, जहां पे n तो क्या होता है, ठीक है,
वेयर जहां पे n तो क्या होगा पता है, n एक होगा पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब x की पावर n है, तो x की पावर क्या हो सकती है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे n तक। तो इनको क्या बोलते हैं, या तो पॉजिटिव इंटीजर्स बोल दो या फिर इनको क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है ना। इनको क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो n तो ये हो गया, और a0 a1 a2 a3 ये क्या है, a0 a1 a2 a3 ये क्या है, ये है रियल नंबर्स, ठीक है। ये क्या होंगे, ये रियल नंबर होंगे। अब रियल नंबर में तो जीरो भी आ सकता है, ठीक है ना। रियल नंबर में तो क्या होता है, जीरो भी आ सकता है, नहीं जीरो भी आता है, ठीक है ना। रियल नंबर में तो क्या होता है, जीरो भी आता है। अब जीरो भी आता है इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से किसी की भी वैल्यू जीरो हो सकती है। जैसे जैसे ना मैं इसकी बात कर रहा था, इसको मैं px से डिनोट कर रहा हूं, तो fx से कर दो, ठीक है। ये लो, अब ये fx इक्वल टू पॉलिनोमियल फंक्शन है या नहीं है, तो देखो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x की पावर 0, x की पावर 0 का मतलब 1, ठीक है। तो इसके अलावा सर ऐसे इसमें तो बहुत सारी टर्म्स है, तो बहुत सारी टर्म्स है तो बाकी सबके कोफिशिएंट कितने हो गए, 0 हो गए। जैसे x की पावर 1 है, फिर ठीक है 2 वाला भी है 3 वाला भी है, और a0 का मतलब कांस्टेंट भी है। इसके आगे वाले सभी क्या हो गए, इसके आगे वाले सभी क्या हो गए, 0 हो गए। इसके आगे वाले सभी टर्म्स क्या हो गए, 0 हो गए। ऐसे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इसको भी fx से डिनोट कर दोगे, तो x स्क्वायर है 3x है 2 है। मैं पूछूं यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 3, जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 1, a1 x का कोफिशिएंट है, वैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 3, मतलब a1 की वैल्यू 3 है। कांस्टेंट पर टर्म यहाँ पे 2 है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 0 है, ठीक है, जिसके आगे x नहीं लगा होगा। x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ a2 है, तो a2 की वैल्यू कितनी हो गई 1। बोले सर बाकी सब गए, बाकी सब कहां गए, ठीक है ना, 0 में चले गए। ऐसे सर ये x की पावर -2 प्लस x इक्वल टू fx होता तो x की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, इसको अपन पॉलिनोमियल फंक्शन में नहीं गिनेंगे। तो कुछ एक एग्जांपल लिख रहा हूं, ठीक है, कुछ एक एग्जांपल लिख रहा हूं। जैसे जैसे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू fx, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। जैसे जैसे fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। जैसे जैसे fx इक्वल टू एक्स क्यूब, ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, fx इक्वल टू एक्स क्यूब, ये सारे के सारे कैसे हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसमें केवल एक्स स्क्वायर, इसमें केवल एक्स क्यूब है। अपन देखो सभी पॉलिनोमियल फंक्शंस का ग्राफ तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन एक तो अपन पढ़ेंगे fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, एक अपन पढ़ने वाले हैं fx इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ, ठीक है ना। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर और fx इक्वल टू एक्स क्यूब, इन दोनों के ग्राफ के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं दोनों के ग्राफ के बारे में, ठीक है। दोनों के डोमेन देखेंगे, रेंज देखेंगे, ठीक है, और इनका ग्राफ देखेंगे। तो सबसे पहले देखो ग्राफ ऑफ fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोल दो, ठीक है, या फिर इसी को क्या बोल दो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ठीक है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखते हैं। उससे पहले दो चीजों की बात करूंगा, एक तो इसका डोमेन, ठीक है, एक तो इसका डोमेन और दूसरी इसकी रेंज, कि इसका डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। तो देखो यार एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, मैंने कहा कि यार एक्स की वैल्यू यार क्या रखूं, एक्स की वैल्यू यार क्या रखूंगा, जो एक्स की वैल्यू होगी, ठीक है, एक्स का मतलब इनपुट क्या डालूं, तो सर इनपुट कुछ भी डाल दो, ठीक है, इनपुट क्या डाल दो, ऑल रियल नंबर्स इनपुट डाल दो, ठीक है ना, कुछ भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या बोल रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की। मैंने कहा x की वैल्यू क्या रखूं, तो बोले सर x की वैल्यू कुछ भी रखो, हमेशा आंसर मिलेगा। 1 रखोगे आंसर मिलेगा, 1/2 रखोगे तो भी आंसर मिलेगा, 1/10 रखोगे तो भी आंसर मिलेगा, 1/20 रखो, चाहे 20 रखो, 30 रखो, 100 रखो, 1000 रखो, सबका स्क्वायर आता है, सबका स्क्वायर आता है। मैंने कहा ठीक है, मतलब क्या हुआ, इसकी रेंज क्या हो गई, रियल नंबर हो गई, वो सॉरी डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। लेकिन रेंज का मतलब x का स्क्वायर, x का स्क्वायर,
मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर आउटपुट क्या मिलता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर आउटपुट क्या मिलता है। तो यार एक छोटी सी बात बता दो, छोटी सी बात बता दो, किसी रियल नंबर का स्क्वायर करने पर, किसी रियल नंबर का स्क्वायर करने पर नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगी क्या, नहीं मिलेंगी। जिस नंबर का स्क्वायर करने पर नेगेटिव वैल्यू मिलती है उसको तो अपन इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। किसी नंबर का स्क्वायर करने पर अगर अपने को नेगेटिव वैल्यूज मिल जाती है तो उसको अपन इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। क्लास 11 में चैप्टर नंबर 5 में पहली डेफिनेशन यही है कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। जिस किसी ने चैप्टर नंबर 5 पढ़ लिया उसको तो बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं यार, अपने को आगे तो पढ़ना है ही ना। तो अभी के लिए तो सिंपल है, बोले x का स्क्वायर करने पर कभी भी नेगेटिव नहीं मिलते, रियल नंबर का स्क्वायर करने पर नेगेटिव तो मिलती नहीं, जीरो, बिल्कुल जीरो मिलता है, जीरो मिलता है। और बाकी बाकी पॉजिटिव नंबर मिलते हैं, जीरो मिलता है और पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो ये नंबर लाइन है, इधर माइनस इनफाइनाइट, इधर जीरो, इधर प्लस इनफाइनाइट, तो नेगेटिव नंबर तो कभी मिलेंगे नहीं, ये तो कभी मिलेंगे नहीं स्क्वायर करने पर, जीरो के बाद में और इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। मतलब पॉजिटिव नंबर जितने भी होते हैं और उसमें जीरो को भी शामिल कर दोगे तो वो सारे नंबर्स किसमें आएंगे, रेंज में। मतलब आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा जीरो टू इनफाइनाइट, जीरो टू इनफाइनाइट, या फिर पॉजिटिव रियल नंबर्स प्लस जीरो, ठीक है ना। पॉजिटिव रियल नंबर में जीरो नहीं आती तो जीरो से आगे के सारे नंबर और प्लस में जीरो भी आएगा, क्यों, क्योंकि जीरो का स्क्वायर करने पर क्या मिलता है, जीरो मिलता है। दोबारा समझना, दो चीजों की बात थी, एक तो डोमेन और दूसरी रेंज। डोमेन का मतलब तो क्या हुआ कि इसमें x की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूं, तो x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, कोई कंफ्यूज तो नहीं हो रहा ना। जैसे मान लो y इक्वल टू 1/x होता, अब मैं पूछता यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखूं, तो बोले सर x की वैल्यू कुछ भी रखो, लेकिन x की वैल्यू जीरो नहीं रख सकते, जीरो नहीं रख सकते। मैंने पूछा क्यों भाई, क्यों नहीं रख सकता जीरो, तो बोले सर अगर जीरो रख दिया तो ये 1/0 हो जाएगा, और 1/0 हो गया तो फिर ये तो नॉट डिफाइंडेबल फॉर्म हो जाएगी। मैंने कहा यार बहुत बढ़िया बात है, होशियार बच्चे हो गए तुम लोग। मैंने कहा y इक्वल टू रूट x फंक्शन है, y इक्वल टू रूट x, मैंने पूछा बता x की वैल्यू क्या रखूं, तो बोलोगे सर कुछ भी रखो, ठीक है ना, कुछ भी रखो, लेकिन x की वैल्यू नेगेटिव मत रख देना। मैंने कहा क्यों, बोले सर अगर नेगेटिव रख दिया तो रूट में नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, जैसे -5, जैसे -7। तो बोले सर ये तो क्या होता है, ये तो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं ना कि रियल नंबर्स होते हैं, जबकि बात आप रियल फंक्शन की कर रहे हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे x की वैल्यू, लेकिन यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, x का स्क्वायर, x की वैल्यू यहाँ तो कुछ भी रखो, चाहे नेगेटिव रखो, चाहे पॉजिटिव रखो, चाहे जीरो रखो, चाहे पॉइंट वाली रखो, चाहे बिना पॉइंट वाली रखो, आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं मिलेंगे। तो नेगेटिव नंबर्स को हटा दोगे तो उसके बाद में क्या है, जीरो टू इनफाइनाइट है, ठीक है ना। तो ये मेरे पास डोमेन हो गया, और उसके बाद में मैंने क्या लिख दी, रेंज लिख दी। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो एक टेबल सी बना लेते हैं पहले, ग्राफ बनाने से पहले कुछ भी समझ में नहीं आया तो कैसे टेबल बना लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे x और यहाँ पे y कैसे आता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x का स्क्वायर करने पर y आएगा। x कैसा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y कैसा है, डिपेंडेंट, मतलब y किसके ऊपर डिपेंड करता है, x के ऊपर। अरे यार मक्खी बहुत परेशान कर रही है, हाँ क्या बात है, ये बढ़िया, ये बढ़िया भाई, ये बढ़िया, ठीक है। x की वैल्यू रखते हैं कुछ बढ़िया बढ़िया से रखना, जिसका स्क्वायर आराम से निकाल लो, ठीक है। जैसे x की वैल्यू क्या क्या रख देते हैं, x की वैल्यू एक तो जीरो, ठीक है ना, एक तो जीरो, उसके बाद में x की वैल्यू 1 2 3, -1 -2 -3। देखो जीरो का स्क्वायर जीरो, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, -1 का स्क्वायर +1, -2 का स्क्वायर +4, और -3 का स्क्वायर कितना होगा, +9 होगा। डोमेन और रेंज हमारे पास में है ही। बढ़ाते हैं इसका ग्राफ, बढ़ाते हैं प्यारा सा, ठीक है। देखो ये अपना y एक्सिस है और ये x एक्सिस, x और y, ठीक है। देखो x की वैल्यू जीरो तो y की वैल्यू भी जीरो, ठीक है, ओरिजिन पॉइंट। उसके बाद में ये काम हो गया, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, ठीक है, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, यहां से आ जाएगा 1,1। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4। देखो यहां तो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, ठीक है, यहां तो थोड़ा सा, लेकिन यहां पे सीधा कितना होगा, y की वैल्यू सीधी होगी 4, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू देखो कहां पहुंच गई 9, ठीक है। ऐसे ही x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1, ये 1 वाली लाइन ही थी, ठीक है। फिर x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू -4, -2 पे कितना पहुंचेगा, सीधा -4 पहुंचेगा।
और x की वैल्यू -3, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी +9। हमेशा y पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो क्या हुआ -3,9 बताओ, तो तुम देखते अच्छा -1 -2 -3 -1 -2 -3 ऐसे -9, ठीक है। हाँ सर ये पॉइंट हो गया, ठीक है ना सर, ये पॉइंट हो गया। ये क्या है -1 ये -3 और -9 है, मैच हो रहा है यार, है ना, समझ लो तुम लोग तो, ठीक है। अभी ग्राफ दिख जाएगा तुम्हारे को, तो इस टाइप से देखना है। जैसे जैसे -1 को +1 कहाँ होगा, तो -1 ये +1 हो गया, ठीक है। देखो चेक करो y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। अब इसको मिलाया मैंने ऐसे 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 ऐसे, इसको उठा के यहाँ रख देता हूँ, ये रहा, ठीक है। ये इस टाइप का ग्राफ बनेगा, इस टाइप का, ऐसे लगभग आ रही बात समझ में, इस टाइप का ग्राफ बनेगा और ऐसे कंटिन्यू आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है, ठीक है ना। ऐसे टर्न कर रहा है, अच्छे से स्मूथली टर्न कर रहा है, इधर से ऐसे गया, ऐसे आराम से प्यार से टर्न कर रहा है, ठीक है। दिख रहा होगा तुम्हारे को साइड में, दिख रहा होगा एक प्यारा सा ग्राफ दिख रहा होगा, उसके अलावा भी दूसरा दिख रहा होगा ना। तो वही क्या होता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है। अब इस ग्राफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक एक। सबसे पहले ये बताओ x की वैल्यू, तो बोले सर x की वैल्यू कुछ भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। y की वैल्यू देखो ना, ग्राफ क्या बता रहा है, y की वैल्यू हमेशा कैसी आ रही है, पॉजिटिव। हमेशा y कैसे आ रहा है, पॉजिटिव। इधर की तरफ ग्राफ गया क्या, नहीं गया। इसका मतलब क्या हुआ, y की वैल्यू हमेशा कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, ऊपर की तरफ जा रही है इस तरीके से, ठीक है। तो y की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। और जो y की वैल्यू होती है वही क्या होती है, अपनी रेंज होती है। जीरो भी आ रही है क्या, बिल्कुल जीरो पे जीरो आ रही है। तो जीरो से लेके इनफाइनाइट तक इसकी क्या होगी, रेंज होगी। और बाकी क्या है, बाकी अपने पास में x की वैल्यू जो थी वो कुछ भी ले सकते थे, तो डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर। जिन्होंने वो पढ़ा होगा ना, फंक्शन ऑन टू होता है, ये इनटू होता है। तो अगर रेंज को डोमेन में रियल नंबर दे रखा हो, रेंज तो यही आने वाली है 0 टू इनफाइनाइट, उस टाइम पे फंक्शन इनटू होगा। अदरवाइज अगर यही रेंज आ गई, यही को डोमेन आ गया, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो पॉलिनोमियल फंक्शन का, ठीक है। इसमें मैंने एक सिखा दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट अपन सीखने वाले हैं y इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है ना, y इक्वल टू एक्स क्यूब। और उससे पहले एक बार कमेंट करके बता दो y इक्वल टू एक्स क्यूब जो होने वाला है, ठीक है ना। ये जो ग्राफ होगा y इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका डोमेन क्या होगा और इसकी रेंज क्या होगी, ठीक है ना। जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो यार, ठीक है ना, जल्दी से बता दो कि इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगी। ग्राफ अभी अपन देख ही लेंगे, ठीक है। जल्दी से कमेंट करो, देख रहा हूँ कमेंट पढ़ रहा हूँ तुम लोगों के। ये मत सोचना अच्छा रिकॉर्डेड वीडियो चला के बैठ गए हैं वहीं, ठीक है ना, बोल रहे थे लाइव आएंगे लाइव आएंगे, लाइव तो आए नहीं, ठीक है। वो यार थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था लाइव आने का, इसलिए, ठीक है ना। इसी चक्कर में तो डिले हो रही थी वीडियो। तुम लोग एक तो बच्चों ने कमेंट भी कर दिया सर 3 सप्ताह हो गए बोलते हुए, ठीक है, अभी तक वो ग्राफ वाली वीडियो नहीं आई। तो देख लो ग्राफ वाली वीडियो आ चुकी है, ठीक है ना। जल्दी से कमेंट करो। हाँ तो भाई जवानों बात कर लेते हैं ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब बोल दो, या फिर क्या बोल दो, एफ एक्स का मतलब y, तो y इक्वल टू एक्स क्यूब। इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं, y इक्वल टू एक्स क्यूब। ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन ही है। सबसे पहले बात करेंगे इसके डोमेन की, मतलब मैं इनपुट क्या डालूं, x की वैल्यू क्या डालूं, और फिर बात करेंगे रेंज की, ठीक है ना। रेंज का मतलब मेरे को आउटपुट क्या मिलेगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं, देखो y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू एक्स क्यूब। जो x की वैल्यू होगी, जो x की वैल्यू होगी वही क्या बताएगी, डोमेन बताएगी। और जो y आएगा वही क्या बताएगा, रेंज बताएगा। मैंने कहा ठीक है। देखो अब बताओ मेरे को x की वैल्यू क्या रखूं, x की वैल्यू क्या रखूं, तो कुछ भी रखो कि हर एक नंबर का क्यूब होता है। कोई भी नंबर डालो सर, सभी नंबर्स का क्यूब मिलेगा, ठीक है। जैसे 1 डालोगे 1 मिलेगा, 2 डालोगे 8 मिलेगा, 3 डालोगे 27 मिलेगा, ठीक है ना। -3 का क्यूब -3 का क्यूब -27 मिलेगा, -4 का क्यूब -4 का क्यूब माइनस का 64 मिलेगा। पॉइंट वाले नंबर्स का भी क्यूब मिलेगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव मिलेगा और नेगेटिव का नेगेटिव मिलने वाला है। इसका मतलब क्या होगा, डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर, ठीक है ना, रियल नंबर। कुछ भी रखो। आंसर क्या आता है, तो आंसर देखो तुम लोगों को पता है किसी भी नंबर का क्यूब करने पर पॉजिटिव वैल्यू भी आती है। जैसे 5 का क्यूब करने पर 125 आता है सर, नेगेटिव वैल्यू भी आती है, नेगेटिव। 0 का क्यूब करने पर 0 भी आता है। पॉइंट वाले नंबर भी आते हैं और बिना पॉइंट वाले नंबर भी आते हैं, सारे के सारे आते हैं, ठीक है ना। पॉइंट वाले नंबर भी आएंगे और बिना पॉइंट वाले नंबर भी आएंगे। जैसे 1.1 का क्यूब करोगे, ठीक है, तो 1.331 मिलेगा तुम्हारे को, इस टाइप से। आ रही है मेरी बात समझ में। तो क्या होगा कि जितने भी आंसर क्या आएंगे, रियल नंबर आएंगे। पहले स्क्वायर करने पर क्या होता था, स्क्वायर करने पर नेगेटिव नंबर्स आंसर में नहीं आते थे, मतलब y की वैल्यू नेगेटिव नहीं आती थी। अभी तो क्या होगा, रियल नंबर ही क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। मतलब x की वैल्यू कुछ भी रखो,
x की वैल्यू कुछ भी रखने का मतलब रियल नंबर रखो, आंसर भी कैसे मिलेंगे, रियल नंबर मिलेंगे। तो यही मेरा क्या है, डोमेन, और यही क्या है, रेंज है। ठीक है, अब इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं इसके ग्राफ की, कि इसका ग्राफ कैसे बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या करें, सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं और फिर टेबल बना के देख लेते हैं। ये देखो, ये बन गई, अरे बढ़िया नहीं बनी, चला लेंगे। ये x और ये y, y इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, इतना काफी है। चलो, 1 2 3 4 5 जीरो। ठीक है, एक जीरो ले लेते हैं, एक 0.5 भी ले लेते हैं, चलो नहीं 0.1 लेते हैं, 0.1 इधर भी 0.1, इधर की तरफ लेते हैं जैसे 0.5। ठीक है, ये माइनस का, ये माइनस का 0.5। ठीक है, इधर की तरफ ले लेते हैं जैसे 1, इधर की तरफ माइनस का 1, इधर की तरफ ले लेते हैं जैसे 2, इधर की तरफ माइनस का 2। इतना काफी है। देखो, 0 का क्यूब 0, 0.1 का क्यूब, 0.1 का क्यूब आएगा 0.001, 0.1 का क्यूब मतलब 0.1 को पहले 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.01, और फिर उसको वापस मल्टीप्लाई करोगे तो 0.001, ऐसे माइनस वाले का करोगे तो माइनस का 0.001। ठीक है, 0.5, देखो 5 का क्यूब होता है 125, इसका हो जाएगा 0.125, इसका माइनस का 0.125। ठीक है, उसके बाद में आ जाएगा 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, -1 का क्यूब -1 और -2 का क्यूब -8। इतने काफी है, चाहो तो एक को ले लो, ये लो 3, 3 का कितना हो जाएगा 27, और उधर की तरफ भी समझ लेना है क्या लिखा हुआ है -3, और -3 का कितना है माइनस का 27, समझ लोगे तुम लोग, है ना। अब देखो इसका ग्राफ बनाते हैं। एक एक वैल्यू को ध्यान से रखना। देखो, सबसे पहले 0,0, 0,0 ये पॉइंट है 0,0। उसके बाद देखो 0.1 पे 0.001, x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू 0.1, तो y की वैल्यू आएगी 0.001, मतलब x की वैल्यू देखो 0.1 लगभग यहाँ होगा, तो y की वैल्यू यहाँ पे ये पॉइंट मिलेगा, और सेम ऐसे नेगेटिव भी इधर मिलेगा। आ रही बात समझ में। उसके बाद देखो, उसके बाद में 0.5 पे x की वैल्यू 0.5, तो ये आएगा 0.125। ठीक है, 0.125, ये थोड़ा ज्यादा होगा, और इधर भी थोड़ा सा इस साइड में बढ़ जाएगा। ऐसे 2 पे 8, जब x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी 8, और इधर -2 होगी तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी -8। ठीक है, ऐसे 3 पे 27, अच्छा 1 पे 1, ये रहा 1 पे 1, ऐसे ले लो, -1 पे -1 ऐसे मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में देखो 3 थोड़ा इधर आगे बढ़ेगा, लेकिन इधर देखो सीधा 27 पे गया, इधर थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, लेकिन इधर सीधा -27 पे गया। तो इसका जो ग्राफ आता है ना, वो कुछ ऐसे आता है, ऐसे ऐसे ग्राफ आता है, ऐसे। बाकी तो अभी तुम्हें दिख जाएगा स्क्रीन के ऊपर, ऐसे ग्राफ आता है। दोबारा से देखो कैसे ग्राफ बनाना है, ऐसे और ऐसे। ठीक है ना, इस टाइप से इसका ग्राफ आता है, ऐसे। ये ग्राफ होता है किसका, y इक्वल टू एक्स क्यूब का। ठीक है ना, किसका ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स क्यूब का। दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर दूसरा ग्राफ तुम लोगों को अच्छा सा, है ना। तो ये किसका ग्राफ होता है, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ होता है। बाकी ये टेबल से आराम से बना सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पॉलिनोमियल फंक्शन, और पॉलिनोमियल फंक्शन में दो ग्राफ अपने लिए इंपॉर्टेंट थे, एक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और दूसरा y इक्वल टू एक्स क्यूब का। ये जितने भी ग्राफ अभी तक अपन ने पढ़े, सारे के सारे ग्राफ कैसे हैं तुम लोग देखना। ठीक है ना, जितने भी ग्राफ हैं ये सारे के सारे कंटिन्यूस हैं। कंटिन्यूस का मतलब होता है बच्चे कि कहीं भी ब्रेक नहीं हो, कहीं भी ब्रेक नहीं हो, कहीं टूटा थोड़ी है, कंटिन्यू चल रहा है ना, इनको बोलते हैं अपन कंटिन्यूस ग्राफ। बाकी अपने पास में टॉपिक आएंगे कंटिन्यूटी के नाम से, तो उसमें अपन अच्छे से सीखेंगे, है ना। समझ में आ गया होगा, जल्दी से बता दो कमेंट करके, फिर आगे बढ़े, जल्दी से कमेंट करो। फिर आगे तो मेरे को बढ़ना है, रिकॉर्ड कर रखी है बच्चे वीडियो। ठीक है, आगे तो खुद ही बढ़ेगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मन को संतुष्टि मिल जाएगी। बता दो। देखो, इसके बाद में अपने पास में आता है, कौन से नंबर का आएगा, 4th नंबर पे। ठीक है, और जो अपना नेक्स्ट ग्राफ है 4th नंबर पे, वो है रेशनल फंक्शन। 4th नंबर पे जो फंक्शन है वो क्या है, रेशनल फंक्शन। हिंदी में बोलते हैं इसको परिमेय फलन। क्या बोलते हैं, परिमेय फलन। ये रेशनल नंबर्स क्या होते थे, रेशनल नंबर सर वो नंबर्स होते हैं
जो जिनको अपन p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। किसमें लिख सकते हैं? p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और सर q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। q की वैल्यू 0 के इक्वल क्यों नहीं होनी चाहिए वो भी तुम्हें पता है। तो वो नंबर जिसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं उसको रेशनल फंक्शन बोलते हैं। तो वो सॉरी रेशनल नंबर बोलते हैं। तो वो फंक्शन जिसको px अपॉन qx की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे px और qx क्या होते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे फंक्शन जो होंगे, इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं, ठीक है ना, इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं, इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? रेशनल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। इन्हीं को क्या बोलते हैं? रेशनल फंक्शन। तो देखो लिख रहा हूं, द फंक्शन ऑफ टाइप, द फंक्शन, द फंक्शन ऑफ टाइप px अपॉन qx की जगह लिख देता हूं fx अपॉन gx। fx अपॉन gx टाइप के जो फंक्शन है उन्हीं को क्या बोलते हैं? रेशनल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। द फंक्शन ऑफ टाइप fx अपॉन gx where fx and gx are polynomial function and gx is not equal to 0। इस टाइप के जो फंक्शन होंगे, ठीक है ना, किस टाइप के? fx अपॉन gx टाइप के, जहां पे fx और gx क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन है और gx की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है ना। उन्हीं को क्या बोलते हैं अपन? लिख देना, इज कॉल्ड रेशनल फंक्शन। हिंदी मीडियम वालों को भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कोई भी फंक्शन जो fx अपॉन gx टाइप का, जहां पे fx और gx बहुपद फलन है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था पॉलिनोमियल फंक्शन, उन्हीं को क्या बोलते हैं अपन? रेशनल फंक्शन बोलते हैं। लेकिन gx की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। gx की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। एग्जांपल से आराम से समझ में आ जाएगा, जैसे 2x + 3 अपॉन 4x स्क्वायर + 2। ये देखो px अपॉन qx की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसी को fx बोल देता हूं पूरे को ही, ठीक है। तो p अपॉन q की फॉर्म में मिल गया तुम्हें, तो इसी को रेशनल फंक्शन बोलेंगे। ऐसे ही जैसे fx इक्वल टू 1 अपॉन x, fx इक्वल टू 1 अपॉन x भी कैसा है? पॉलिनोमियल, वो सॉरी रेशनल फंक्शन है। क्यों? क्योंकि 1 ऊपर लिखा हुआ है, ये कांस्टेंट है, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं ना 1 into x की पावर 0, ठीक है ना, 1 into x की पावर 0, बाकी सब 0, ठीक है। और अपॉन में क्या लिखा हुआ है? x। ये भी रेशनल फंक्शन और ये अपने इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं इसका ग्राफ सीखने वाला हूँ, fx इज इक्वल टू 1 अपॉन x का ग्राफ मैं सीखने वाला हूँ, ठीक है ना। ध्यान देना, इसके दो चीजों की बात करूंगा, एक तो इसके डोमेन की, ठीक है। लिख देता हूं, फिर किसको सीखेंगे अपन? ठीक है, सीखेंगे ग्राफ ऑफ fx इक्वल टू 1 अपॉन x, fx इक्वल टू 1 अपॉन x का ग्राफ। और यहाँ पे दो चीजें देखेंगे अपन, डोमेन और दूसरी बात करूंगा मैं रेंज की, ठीक है ना। डोमेन और रेंज, ध्यान दो, इधर समझो। देखो क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है fx इक्वल टू 1 अपॉन x, fx इक्वल टू 1 अपॉन x। इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन क्या होगा? कमेंट कर देना अच्छे से, ठीक है ना। समझ, अगर सही ढंग से कमेंट करोगे तो मेरा भी दिल खुश हो जाएगा ना, कि हाँ समझ में आ रहा है थोड़ा सा बच्चों को। मतलब x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो, x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो, जल्दी से कमेंट कर दो। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार करो, कमेंट करो जल्दी से कि fx इक्वल टू 1 अपॉन x का डोमेन क्या होगा। कर दिया होंगे ना। तो देखो fx इक्वल टू 1 अपॉन x है, ठीक है। अभी तुम लोग देखोगे सर बोले 1 अपॉन x लिखा हुआ है, तो सर x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो क्या, x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 हो गई तो अपॉन में 0 बढ़ जाएगा। और 0 के अलावा, तो सर 0 के अलावा आपकी मर्जी है, कुछ भी लिखो, चाहे 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 4 लिखो, चाहे 0.1 लिखो, चाहे 0.2 लिखो, चाहे 5 लिखो, 10 लिखो, 30 लिखो, जैसे तुम्हारी मर्जी है वैसे लिखो। मैंने कहा ठीक है। तो भाई इसका मतलब क्या होगा? इसका डोमेन क्या होगा? इसके डोमेन रियल नंबर्स कुछ भी लिखो, लेकिन बच्चे 0 नहीं लिख सकते। 0 पे ये नॉट डिफाइंडेबल होगा। रेंज, रेंज का मतलब 1 अपॉन x करने पर आंसर क्या आएगा? तो सर 0 तो नहीं आ सकता, 0 तो नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि 0 तो तभी आता है जब x ऊपर हो, जब x ऊपर हो। अब ऊपर तो 1 लिखा हुआ है, 1 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर लो, तुम्हारी मर्जी है, कभी 0 नहीं है, 0 नहीं आ सकता। 0 केवल तभी आता है, देखो उत्तर सीखा होगा, एक चीज सीख रखी होगी मेरे से, ऊपर 0 तो उत्तर
उत्तर जीरो, ऊपर अगर जीरो होगा तो ही उत्तर जीरो होगा, ऐसे नहीं कि भाई जीरो आ जाए, ठीक है। तो अगर ऊपर x है तो x की वैल्यू अगर जीरो होगी तभी आंसर जीरो आएगा, लेकिन 1 अपॉन x, x की वैल्यू चाहे कुछ भी लिख लो, चाहे 1 अपॉन, जैसे मान लो तुम लोगों ने लिखा 1 अपॉन 2 तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। जैसे तुम लोगों ने लिखा 1 अपॉन 5 तो ये तो 1 अपॉन 5 ही लग गया। 1 अपॉन जैसे मान लो 0.1 किया तो पॉइंट हटेगा ऊपर 10 लग जाएगा, 10 उत्तर आ जाएगा, लेकिन कभी भी इसका आंसर जीरो नहीं आ सकता। रेंज क्या आएगी, सारे के सारे रियल नंबर्स आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव सब आएंगे, लेकिन जीरो कभी नहीं आएगा। यही बात थोड़ी देर में ग्राफ भी बताएगा, ठीक है ना, खुद बोलेगा ग्राफ के ना जीरो तो कभी आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो मिटाओ इसको मिटाओ, कोई काम का नहीं है इसलिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट मत लेने लग जाना, भी रुको, ग्राफ बनाते हैं। किसका ग्राफ बनाओ, ये जो रेशनल फंक्शन है और रेशनल फंक्शन में 1 अपॉन x का, ठीक है। उसके लिए टेबल बना लेते हैं प्यारी सी। ये x और ये y इक्वल टू 1 अपॉन x, कुछ वैल्यू रख दो। जैसे जैसे एक तो जीरो तो रख नहीं सकते, ठीक है, जीरो तो रख नहीं सकते, उसके अलावा कुछ वैल्यू रखो, जैसे 0.2, जैसे 0.5, जैसे 3, जैसे 5, ठीक है। 3 की जगह 4 ले लेता हूँ, जैसे 4 और जैसे 10, ठीक है। इस तरीके से ऐसे 0.1 ले लेता हूँ, एक माइनस का 0.1, एक माइनस का 0.2, एक माइनस का 4, काफी है, इतने में समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो रखो, फंक्शन कैसा है देखो, y इक्वल टू 1 अपॉन x, तो सबसे पहले यहीं से शुरू हो जाता हूँ, 1 अपॉन 0.1, 1 अपॉन 0.1 कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और माइनस पे माइनस का 10 आ जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 0.2 तो 1 अपॉन 0.2, पॉइंट हटेगा ऊपर 10, कितना आ गया 5 आ गया, 0.2 पे 5 आ गया तो माइनस वाले पे माइनस का आ जाएगा 5, 0.5 पे 2 आ जाएगा 2, ठीक है, इधर नहीं लिख रखा। 4 पे देखो 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 4 पे 0.125, 0.125 डिवाइड कर लो ना यार, 1 को किससे डिवाइड कर लो 4 से, पॉइंट लगाया 0, ठीक है ना, फिर से 0, वो सॉरी 0 लग गया था, काम हो गया था, ठीक है ना, 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, अच्छा 0.125 भी 0.25 ही रहेगा, ठीक है ना, 4 से डिवाइड करोगे तो 0.25, फिर 2 और 0 4 5 या 20, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 0.25 आ जाएगा, माइनस का 0.25 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ऐसे 10 से डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन 10 कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। तो ये तो समझ में आ ही गया होगा। अब देखते हैं आगे इसका ग्राफ। ये मेरा y एक्सिस और ये x एक्सिस। जब यार लाइव क्लास लेते हैं ना, लाइव क्लास तो बिल्कुल भी थकान नहीं होती, बच्चे जब सामने बैठे हुए रहते हैं ना बिल्कुल भी थकान नहीं होती, और जब इस टाइप से क्लास लेते हैं ना मेरे को थकान हो जाती है, मेरे को पता है तुम लोग भी थक रहे होंगे यार, ठीक है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है यार, पढ़ना ना मजबूरी है अपनी, अपन मैथ के स्टूडेंट है, अपन मैथ के स्टूडेंट है ना, तो कोई नहीं पढ़ लेते हैं यार, ठीक है भाई, चलता रहेगा बाकी सब तो, ठीक है। टाइम ऐसे मत देखो सर कितनी मिनट हो गई, ये हो गया वो हो गया, मेरे को तो खुद को नहीं पता कितनी मिनट की वीडियो बन गई, ठीक है। तो कोई नहीं, अभी तो क्या है वीडियो बढ़ा ही रहा हूं ना, ऐसे मत सोचना सर आपको कैसे नहीं पता, आप तो देख ही रहे हो ना, ठीक है, देखने की बात अलग है, बाकी इतना नहीं पता ना वीडियो कितनी बन गई, तो कोई नहीं चलने दो अपने, है ना। और ये मत सोचो कि सर बाद में देख लेंगे, ठीक है ना, बाद में देख लेंगे, बाद में कुछ नहीं होता, कंटिन्यू वीडियो कंप्लीट करो यार, एक बार में कंप्लीट करो, बार बार का झंझट कौन पड़ेगा, बाकी मैटर कम है अपने पास पढ़ने के लिए, जो ये पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो 0,0 ये रहा, इस पे तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये तो पॉइंट ही नहीं है। सबसे पहले 0.1, मतलब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ोगे आंसर मिलेगा बच्चे 10, ओहो 0.1 पे सीधा आंसर कितना 10, 0.2 पे 5 आधा हो जाएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ते ही देखो आधा हो गया, आधा हो गया, फिर ये थोड़ा आगे बढ़े 0.25 आएगा, और आखिर में 10 पे कितना आएगा देखो 0.1। कहने का मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी, तुम्हें पता है जैसे जब भाई 1 अपॉन x है, 1 अपॉन x, तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे y की वैल्यू घटेगी,
y की वैल्यू फिजिक्स में पढ़ रखा होगा, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x, x की वैल्यू बढ़ेगी तो y की वैल्यू घटेगी। क्यों? क्योंकि जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है ना, ठीक है, 0.1 से 0.2 0.54, तो ये क्या हो रही है, y की वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा जैसे मान लो 1/100 कर दिया, 1/1000 कर दिया, जब x की वैल्यू 1 लाख होगी तो बिल्कुल जीरो के पास में चला जाएगा, बिल्कुल जीरो के पास, लेकिन जीरो कभी नहीं होगा। ठीक है ना, लेकिन जीरो कभी नहीं होगा। तो देखो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, ऐसे आता है, ऐसे ऐसे बिल्कुल जीरो के पास चला जाएगा। ठीक है, बिल्कुल जीरो के पास चला जाएगा, लेकिन जीरो कभी नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ेगा ये ग्राफ। और ऐसे सेम देखो, माइनस पे जब 0.1 होगा, माइनस में 0.1, तो ये -10 पे हो रहा होगा। ठीक है, और कम कर दोगे ना, और आगे बढ़ जाओगे तो और पीछे चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फिर माइनस का 5 आ जाएगा 0.2 पे, ये माइनस के 5 पे पहुंचेगा, फिर ये माइनस के 0.25 पे पहुंचेगा और पास, फिर 0.1 पे पहुंच जाएगा माइनस में। इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, मतलब इस तरीके से होगा, लेकिन ये भी जीरो कभी नहीं होगा। ठीक है, जीरो इसकी वैल्यू कभी नहीं होगी। ठीक है ना, तो इस टाइप से ग्राफ बढ़ेगा, लगभग इस टाइप से ग्राफ बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा देखो दोनों तरफ से। ठीक है, वैसे तो कभी ग्राफ शो हो ही जाएगा तुम्हारे सामने इस तरीके से ना, थोड़ा सा इस तरीके से ऐसे चलेगा। ठीक है, बाकी अब देखो इसको। ठीक है, अब दिख रहा होगा तुम्हारे को, दूसरा ग्राफ दिख रहा होगा, उसको भी देखो, दोनों को कंपैरिजन कर लो। ठीक है ना, हल्का फुल्का वो थोड़ी बनाने में मिस्टेक आई जाती है ना, तुम लोग समझते हो। बाकी रेशनल फंक्शन में तुम लोगों को 1/x भी समझ में आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद में आता है वेरी 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 मोस्ट मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन, अभी जो 1/x वाला ग्राफ था ना, y इक्वल टू 1/x, ठीक है ना, उसको रेसिप्रोकल फंक्शन भी बोलते हैं, रेसिप्रोकल फंक्शन y इक्वल टू 1/x। ठीक है, पता होगा तुम लोगों को, रेसिप्रोकल फंक्शन बोलते हैं उसको, व्युत्क्रमणीय फलन बोलते हैं। ठीक है, अब आता है y इक्वल टू मॉड्यूलस x का ग्राफ। ठीक है ना, मॉड्यूलस फंक्शन कैसे होता है, fx इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x इस टाइप का होता है, या इसी को क्या बोल सकते हो, y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x बोल सकते हो, y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x। एक एक बात को समझना, अच्छे से समझना। सबसे पहली बात ये देखो कि ये जो मॉड्यूलस x होता है ना, मॉड्यूलस x, इसकी दो वैल्यू आती है। इसकी कितनी वैल्यू आती है, दो वैल्यू आती है। एक आता है बेटा प्लस का x और एक आता है माइनस का x। ठीक है ना, एक तो आता है प्लस का x और दूसरा क्या आता है, माइनस का x। प्लस का x तो तब आता है जब x की वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा हो, और माइनस का x तब काम में रहना है जब x की वैल्यू 0 से कम हो। सर ये कौन सी बात हुई, हमने तो सीखा है मॉड्यूलस x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, आप तो पॉजिटिव x भी बोल रहे हो और नेगेटिव x भी बोल रहे हो। इसका मतलब समझना एक बार ध्यान से। जैसे मान लो मैंने बोला कि मॉड्यूलस 4 की वैल्यू निकालो या फिर मॉड्यूलस -4 की वैल्यू निकालो, तुम्हें पता है कि दोनों की वैल्यू +4 आएगी, वो चीज अपन ने एक तरह से रट रखी है। बाकी देखो फंक्शन के अकॉर्डिंग कैसे काम करेगा। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x इक्वल टू 4 है, और 4 क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है ना, ग्रेटर देन 0। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू -4, और -4 क्या होती है, 0 से कम होती है। मैंने कहा कि जब x की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी तो आंसर कैसा आएगा, +x आएगा। कैसा आएगा, प्लस और x का मतलब कितना, 4, तो प्लस का 4 आंसर है। ठीक है, और जब x की वैल्यू 0 से कम होगी तो आंसर कैसा आएगा, आंसर आएगा -x। तो देखो माइनस की जगह तो माइनस, और फिर x का मतलब कितना है, -4 है। x का मतलब यहाँ पे क्या है, जो मॉड्यूलस के अंदर लिखा हुआ है वो क्या है, x है, और x की वैल्यू -4 हो गई, तो माइनस माइनस यहाँ पे कितना हो गया, +4। इसलिए मॉड्यूलस +4 भी +4 होगा, और मॉड्यूलस -4 भी क्या होगा, +4 होगा। बस इसलिए ध्यान रखना, इसकी दो वैल्यू आती है मॉड्यूलस x की। मॉड्यूलस x का मतलब y, तो एक y इक्वल टू x और दूसरी y इक्वल टू -x। दोबारा समझ लो, जैसे मॉड्यूलस में 10 लिखा हुआ है और मॉड्यूलस में -10 लिखा हुआ है। अब जब मॉड्यूलस में 10 होगा तो उसका आंसर तो 10 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि प्लस का x आता है। लेकिन जब माइनस का 10 होगा तो यहाँ पे x की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, और जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई होके आएगा। ठीक है ना, नेगेटिव इनटू -10 मतलब आंसर कैसा आएगा, +10। इसलिए ध्यान रखना, चाहे मॉड्यूलस में पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आंसर हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब देखो y इक्वल टू मॉड्यूलस x है, हमेशा ध्यान रखना मॉड्यूलस कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। या फिर यहाँ पे कितनी वैल्यू आएंगी, दो वैल्यू आएंगी, एक x आएगा और दूसरा -x। x तो कब आता है, जब y की वैल्यू, वो सॉरी x की वैल्यू 0 या 0 से
ज्यादा हो, और जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस का x होगी, एक प्लस x होगी और दूसरी कैसी होगी, माइनस x होगी, ठीक है। तो y इक्वल टू मॉड्यूलस x के कितने आंसर होंगे, दो होंगे, एक तो प्लस x होगा और एक माइनस x, एक तो ग्राफ होगा y इक्वल टू x का और एक होगा y इक्वल टू माइनस x का, ठीक है। अब बात करते हैं इसके डोमेन की, डोमेन, और बात करते हैं इसकी रेंज की, ठीक है। तो देखो डोमेन और रेंज, एक एक बात समझना। डोमेन क्या आने वाला है बच्चे, डोमेन का मतलब x की वैल्यू क्या रखूं, तो x की वैल्यू कुछ भी रखो, चाहे पॉजिटिव रखो, चाहे नेगेटिव रखो, चाहे पॉइंट वाली रखो, कैसे भी रखो, मतलब डोमेन तो r होगा, रियल नंबर। लेकिन रेंज क्या होगी, रेंज के लिए मैंने क्या होता है, मॉड्यूलस x, मतलब y की वैल्यू क्या आएंगी, देखो समझो y इक्वल टू क्या है, मॉड्यूलस ऑफ x है, ठीक है। तो मॉड्यूलस x हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है, कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, और क्या देगा, जीरो भी देगा। जैसे मॉड्यूलस जीरो की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, मॉड्यूलस 0.5 की वैल्यू 0.5 और मॉड्यूलस माइनस 0.5 की वैल्यू भी प्लस का 0.5, मतलब कभी भी मॉड्यूलस लेने पर नेगेटिव वैल्यू आएंगी क्या, नहीं आएंगी, क्यों, क्योंकि जब x नेगेटिव होगा तो इस ये माइनस उसको क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा, पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस है। और जब x की वैल्यू जीरो से कम होगी मतलब नेगेटिव होगी, तो बच्चे उसके सामने नेगेटिव लगा हुआ है, वो नेगेटिव उसको क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। मतलब रेंज कहां से, जीरो से लेके इनफाइनाइट तक की वैल्यूज आएंगी, ठीक है ना। रेंज कहां से कहां तक आएगी, जीरो से लेके इनफाइनाइट तक की वैल्यूज आएंगे, ठीक है। तो ये क्या आ गई मेरे पास में, रेंज आ गई, ठीक है। अभी उसको मिटा देता हूं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये लो, ये गया। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन या फिर मॉड्यूलस एक्स। देखो देखो मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, ये अपने वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। डायरेक्ट यहीं से बना रहा हूं बिना कोई ब्लॉक बनाए हुए, ठीक है। देखो जीरो पे कितना होगा, जीरो, जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, जब x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2, 3 पे 3, 4 पे 4, जब x की वैल्यू -1 तो -1 का मॉड्यूलस कितना, +1, तो -1 पे भी +1 आएगी, -2 पे भी +1 आएगी, ठीक है। इस तरीके से तो ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ बनता है इस टाइप से, ये अब एक एक बात सुनना ध्यान से। देखो यहाँ पे दो लाइन है, यहाँ पे दो लाइन है, एक तो क्या है y इक्वल टू एक्स और दूसरी क्या है y इक्वल टू माइनस एक्स। यहाँ पे दो लाइन है, एक तो y इक्वल टू एक्स और एक y इक्वल टू माइनस एक्स। ये जो लाइन है ना, यहाँ जीरो से लेके और आगे तक ये वाली लाइन है y इक्वल टू एक्स की, चेक कर लो, जीरो पे जीरो, वन पे वन, टू पे टू, थ्री पे थ्री, फोर पे फोर। लेकिन ये जो लाइन है ना बच्चे, ये जो लाइन है, ये लाइन है y इक्वल टू माइनस एक्स की। ये लाइन कौन सी है, y इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन है। बोले सर कैसे, देखो जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू कितनी है, +1, कैसे है, y इज इक्वल टू माइनस माइनस और x कितना है, -1, ठीक है। इसके कारण ये कैसा बन गया, प्लस का 1 बन गया। -2 पे कितना आएगा, माइनस माइनस +2 आ जाएगा, 3 पे कितना आएगा, +3 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ग्राफ बनता है, ये वी शेप में ग्राफ बनता है, कंटीन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे अचानक से चेंज होता है, पहले कंटिन्यू ऐसे 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 नीचे आ रहा था, लेकिन अचानक से ऊपर की तरफ बढ़ जाता है, ठीक है ना। पहले कंटिन्यू क्या हो रहा था, गिर रहा था, लेकिन फिर उसके बाद में अचानक से क्या हो गया, आगे बढ़ गया, ऊपर की तरफ आगे बढ़ गया, ठीक है ना। तो y इक्वल टू माइनस एक्स, ये जो लाइन होती है ये होती है y इक्वल टू प्लस एक्स की, और ये लाइन होती है y इक्वल टू माइनस एक्स की। इन बातों का भी अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि ये अपने आगे काम में आएंगे, ठीक है ना। y इक्वल टू प्लस एक्स की लाइन कौन सी है, y इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन कौन सी है, मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ अब तुम लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है ना। मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ अब तुम लोगों को दिख रहा होगा, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। डोमेन भी समझ में आ गया होगा, रेंज भी तुम लोगों को समझ में आ गई होगी, ग्राफ भी तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, और याद रहना चाहिए, ठीक है ना। ये ग्राफ देखो ध्यान से, देखो कुछ बातें और सीखो। देखो x की वैल्यू कुछ भी हो, x की वैल्यू कुछ भी हो, y हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, y हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में क्या हो रहा था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में ऐसे ग्राफ बन रहा था, ऐसे ग्राफ बन रहा था। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ अचानक से परिवर्तन हुआ, यहाँ स्मूथली चेंज हुआ, यहाँ धीरे 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 पहले गिर रहा था, फिर धीरे 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 बढ़ा, यहाँ पे अचानक से गिर के अचानक से बढ़ा, यहाँ पे ऐसे चोंच सी बढ़ गई, यहाँ पे स्मूथली टर्न हुआ है, ठीक है ना। ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ, ये चोंच बढ़ना है, ये सब चीजें वो सब देखेंगे अपन, ठीक है। लेकिन एक बार के लिए ग्राफ के ऊपर ध्यान दो, ग्राफ तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और कमेंट करो और बताओ, ठीक है, कि समझ में आया या नहीं आया, फिर अपन आगे बढ़े। हाँ, तो इसके बाद में अपने पास में ग्राफ आता है सिग्नम फंक्शन,
नॉट सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन हिंदी में बोलते हैं इसको चिन्ह फलन, चिन्ह फलन। देखो समझना अब यहाँ पे इस ग्राफ को अच्छे से। सबसे पहले तो सिग्नम फंक्शन होता कैसा है, ध्यान दो। सिग्नम फंक्शन कुछ इस तरीके से होता है, एफ एक्स इक्वल टू एक तो होता है मॉड्यूलस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है ना। एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, मॉड्यूलस एक्स अपॉन एक्स। ये तो कब होता है, जब एक्स की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं हो, और इसका आंसर, फंक्शन का आंसर जीरो होता है, मतलब एक्स की वैल्यू जीरो होती है, सॉरी वाई की वैल्यू जीरो होती है जब x इक्वल टू जीरो। भाई y इक्वल टू एफ एक्स तो है, तो एफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स अपॉन एक्स तो कब होता है, जब x इज नॉट इक्वल टू जीरो, और एफ एक्स इक्वल टू जीरो होता है जब x की वैल्यू जीरो। अब समझना इसको, देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि y इक्वल टू, देखो ये जो मॉड्यूलस x लिखा हुआ है, मॉड्यूलस x, इसकी तो दो वैल्यू होती है, एक तो ये होता है प्लस का x, ठीक है, और एक होता है माइनस का x। तो एक तो प्लस x अपॉन x हो गया, और एक क्या हो गया, माइनस x अपॉन x हो गया। प्लस x तो कब होता है, जब x की वैल्यू जीरो या जीरो से ज्यादा हो, लेकिन जीरो के लिए तो इसने बराबर वाले में तो इसने दे दी, तो इक्वल का साइन यही रहेगा, तो जीरो रहेगी, ठीक है। और x इज इक्वल टू, x की वैल्यू जब जीरो से कम होगी तो इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस x। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो मॉड्यूलस x होता है, ठीक है, इसकी दो वैल्यू होती है, एक प्लस x होता है और एक माइनस x। प्लस x तो कब, जब x पॉजिटिव हो, और माइनस x कब, जब x नेगेटिव हो। अब x अपॉन x कितना होता है, 1, माइनस x अपॉन x कितना होता है, माइनस का 1, और जीरो पे जीरो। मतलब इसके केवल तीन ही आंसर आएंगे, y इक्वल टू या तो 1 होगा, y इक्वल टू या माइनस 1 होगा, या फिर y की वैल्यू जीरो होगी। दोबारा से सुनना, y की वैल्यू या तो प्लस 1 होगी, भाई x अपॉन x 1 होता है ना, लेकिन मॉड्यूलस लगा हुआ तो एक बार तो प्लस x, तो प्लस x के टाइम पे प्लस 1, एक बार माइनस x, तो माइनस x के टाइम पे माइनस 1, और जीरो के टाइम पे कितना होगा, जीरो होगा। तो बच्चे इसका डोमेन क्या होने वाला है, डोमेन, डोमेन, डोमेन तो कुछ भी रियल नंबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो x इक्वल टू जीरो में तो आंसर जीरो आ रहा है, और जब जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा तो बाकी जब भी जीरो नहीं होगा, x की वैल्यू जब भी जीरो नहीं होगी, भाई जीरो पे तो अलग कर दिया ना इसने। यहाँ पे अगर केवल ये होता, अगर केवल ये होता तो मैं बोलता सर x की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अपॉन में जीरो बढ़ जाएगा, लेकिन इसने x इक्वल टू जीरो को तो अलग ही कर दिया। तो बिल्कुल x की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, और जीरो के अलावा भी हो सकती है। तो वो कौन से हो जाएगी, इसका मतलब डोमेन रियल नंबर हो जाएगा। लेकिन रेंज, रेंज का मतलब आंसर, आंसर क्या आएंगे, आंसर हमेशा या तो माइनस 1 आएगा, या तो माइनस 1 आएगा, कब, जब x की वैल्यू जीरो से कम होगी तो माइनस 1 आएगा, या फिर जीरो आएगा, और या फिर प्लस का 1 आएगा। केवल ये तीन ही आंसर आ सकते हैं, इसके अलावा कोई आंसर नहीं आ सकता। या तो जीरो आएगा, या 1 आएगा, और या फिर माइनस 1 आएगा। देखो ये चिन्ह तो बताते हैं, प्लस का 1, माइनस का 1 और जीरो चिन्ह बताते हैं। प्लस 1 तो किसको बताता है, पॉजिटिव साइन को। जैसे 5 है तो 5 को लिख सकता हूं ना 5 into 1। जैसे 10 है तो 10 को क्या लिख सकता हूं, 10 into 1। लेकिन माइनस 5 है तो इसको क्या लिखूंगा, 5 into माइनस 1। माइनस 10 तो इसको क्या लिखूंगा, 5 into माइनस का 10। और जीरो क्या है, तो देखो ये माइनस 5, ये माइनस 1 तो क्या बताता है, नेगेटिव साइन को, ठीक है, 5 into माइनस 1, ठीक है, 10 into माइनस 1। तो ये माइनस 1 तो नेगेटिव साइन को, ये प्लस 1 किसको बताता है, पॉजिटिव साइन को, और जीरो का मतलब न्यूट्रल। मतलब सारे साइन हो गए, पॉजिटिव भी हो गए, नेगेटिव भी हो गए, और जीरो भी हो गए। इसीलिए इसको बोल रहे हैं प्लस चिन्ह फलन, ठीक है ना, चिन्ह फलन सिग्नम फंक्शन, साइन बताता है, ठीक है ना, सिग्नम फंक्शन। तो यहाँ पे तीन ही आंसर होंगे, या तो जीरो होगा, या प्लस 1, या माइनस 1। जो मैंने इसको सोल्व किया तो ये पाया, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना साइन सिग्नम फंक्शन कैसा होता है, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू माइनस 1, और y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 1 तो कब, जब x की वैल्यू पॉजिटिव हो, y इक्वल टू माइनस 1 कब, जब x की वैल्यू नेगेटिव हो, और y इक्वल टू 0 कब, जब x की वैल्यू 0 हो। अब इसका ग्राफ देखते हैं, ग्राफ देखो, ध्यान से समझना एक एक बात, एक एक बात को बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। देखो सबसे पहले ये बताओ, जब x की वैल्यू 0 होगी, सुनना ध्यान से, जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू भी कितनी होगी, 0। मतलब 0 पे तो इसका आंसर कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू भी 0 होगी। लेकिन जैसे ही 0 से आगे बढ़ोगे, मैं पूछूं कि मतलब 0.001 पे इसका आंसर क्या होगा, तो यार 0.001 का मतलब x की वैल्यू 0 से ज्यादा हो गई, x की वैल्यू 0 से ज्यादा हो गई, तो इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा, ठीक है ना। y के दोबारा सुन लेना, y के केवल तीन ही आंसर आएंगे, 1, -1, 0।
वन तो कब, जैसे ही x के आगे बढ़ोगे, ठीक है, 1 हो जाएगा, x से पीछे हटोगे -1 हो जाएगा, और x इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 पे तो 0 है, ये 0 से जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। जैसे 0.5 पे कितना आंसर मिलेगा 1, जैसे 0. वो जैसे 1 पे कितना आंसर मिलेगा 1, 2 पे कितना आंसर मिलेगा 1, 3 पे कितना आंसर मिलेगा 1, मतलब उसके बाद में हमेशा कितना आंसर चलेगा, 1 ही चलेगा। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको ऐसे खाली छोड़ रहा हूँ, खाली का मतलब क्या हुआ, 0 पे आंसर 0 है, ना कि 1 है, ठीक है। ये वाली लाइन कौन सी है, x इक्वल टू 1 की है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे x की वैल्यू इस साइड में होगी, x की वैल्यू इस साइड में होगी, तो y इक्वल टू कितना होगा 1, सॉरी y इक्वल टू 1 की लाइन है, ठीक है। x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो y इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। ऐसे ही x की वैल्यू जैसे नेगेटिव होगी, जैसे ही नेगेटिव होगी, सुनना ध्यान से, जैसे माइनस का 0.5, माइनस का 0.5, x की वैल्यू माइनस का 0.5 मतलब x की वैल्यू लेस देन 0 है, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा -1, माइनस के 0.5 पे -1, माइनस के 1 पे भी -1, माइनस के 2 पे भी -1, हमेशा क्या होगी, y इक्वल टू -1 ही होगा, ठीक है, y इक्वल टू -1 ही होगा इस साइड में। तो ये ग्राफ इस तरीके से ऐसे, और यहाँ पे भी क्या होगा, इस तरीके से तुम्हारे को ओपन छोड़ना पड़ेगा। ओपन इसलिए क्योंकि 0 पे मैंने क्लोज कर दिया, 0 पे आंसर 0 होगा, 0 से जैसे ही आगे बढ़ोगे y इक्वल टू 1 हो जाएगा, और 0 से जैसे ही पीछे हटोगे y इक्वल टू -1 हो जाएगा। y इक्वल टू -1 की लाइन ये है, y इक्वल टू +1 की लाइन ये है, और 0 पे आंसर कितना होगा, 0 होगा। इस टाइप का ग्राफ होता है सिग्नम फंक्शन का। देखने पर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये क्या बताता है, बोले जैसे x की वैल्यू पॉजिटिव होंगी, x की वैल्यू पॉजिटिव होंगी तो y की वैल्यू 1 होगी, x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो y की वैल्यू -1 होगी, और x की वैल्यू 0 पे 0 होगी। यहाँ पे मैंने इस तरीके से खाली क्यों छोड़ा, क्योंकि ये ओपन इंटरवल बना है एक तरह से, ठीक है। तो ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा सिग्नम फंक्शन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और बता दो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बताओ एक बार जल्दी बताओ। फील करो ऐसे कि जैसे लाइव क्लास चल रही हो। बोर तो नहीं हो गए तुम लोग, आ रहा है ना समझ में। अभी तक कितने 6 पढ़े हैं, 2 और पढ़ने हैं, बस 2 और पढ़ने हैं, ठीक है। आज के लिए फिर इतना ही रखेंगे और फिर अपन आगे पढ़ेंगे। ग्राफ कंप्लीट नहीं होंगे, लेकिन हाँ 11th क्लास के लिए जो चैप्टर नंबर 2 में जो ग्राफ है वो कंप्लीट हो जाएंगे। थोड़े बहुत और एक्स्ट्रा बताऊंगा तुम लोगों को, थोड़े बहुत और एक्स्ट्रा बताऊंगा, बाकी इतना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में आता है वेरी इंपॉर्टेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। स्पेलिंग वगैरह देख लेना तुम लोग, ठीक है। इसको बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन, हिंदी में लिख लो एक बार, महत्तम पूर्णांक फलन। क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कुछ ऐसे होता है, ध्यान देना, एफ एक्स इक्वल टू, इसको ऐसे इस साइन में बंद करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू ये, इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, ठीक है ना। ये भी किसका साइन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स का। और इसका मतलब क्या होता है, सुनो, इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, जब भी मतलब इस तरह से मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स पूछेगा तो उसका वास्तव में मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा, जो लेस देन हो या फिर इक्वल हो किसके, एक्स के। अभी समझ में आएगा, ठीक है ना, घबराओ मत। जैसे एग्जांपल, जैसे मैंने बोला तुम लोगों से कि मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 7.5 की वैल्यू क्या होगी, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 8.6 की वैल्यू क्या होगी, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 9.5 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 13.2 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 5 की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 7 की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ माइनस का 7.3 इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ माइनस का 9.5 इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0.001 की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ माइनस का 0.5 इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.3
इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ माइनस का 1.5, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है काफी है यार, एक और ले लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -2, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -2 इनकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो समझना मतलब क्या है इसका, ये बोल रहे हैं मुझे fx इक्वल टू ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है, इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर हो लेस देन और इक्वल टू x, x के या तो इक्वल हो या उससे कम हो। एक बार नंबर लाइन बना देता हूं, फिर एक एक बात पे डिस्कस करेंगे। ये नंबर लाइन होती है यहाँ 0, यहाँ 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। हमेशा ध्यान रखना नंबर्स लाइन पे इस साइड में चलने पर क्या होता है, वैल्यू इंक्रीज होती है, वैल्यू इंक्रीज होती है मतलब वैल्यू बढ़ती है, ठीक है इस साइड में, और जब भी इस साइड में चलोगे तो वैल्यू डिक्रीज होगी, ठीक है मतलब वैल्यू क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना, कम होती है। जैसे -2 से छोटा -3 है, -3 से छोटा क्या है, -4 है, ये तो पता है। 3 से छोटा 2 है, 4 से छोटा 3 है, इस साइड में चलोगे तो कम होगी और इस साइड में चलोगे तो बढ़ेगी, ठीक है ना, ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी। इधर प्लस इनफाइनाइट आता है और इस साइड में पीछे हटती जाएगी, इधर माइनस का इनफाइनाइट आता है। अब देखो जैसे तुम्हारे से पूछा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 7.5 बताओ, तो सर 7.5 कहां होगा, 7.5 से पहले एक काम करता हूं, 3.5 की वैल्यू फाइंड करता हूं, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3.5, और ऐसे यहां पे ले लेता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ माइनस का 1.3, ठीक है, माइनस का 1.3। ध्यान दो सबसे पहले किसकी बात कर रहा हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3.5, तो 3.5 कहां होगा, ये 3 है ये 4 है, तो यहां होगा 3.5, यहाँ क्या होगा 3.5। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या हुआ, बोले ग्रेटेस्ट इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, बड़े से बड़ा इंटीजर जो या तो क्या हो छोटा हो या इक्वल हो x के, मतलब 3.5 से क्या हो छोटा, ठीक है ना, 3.5 से छोटे इंटीजर्स कौन कौन से, तो इस साइड में वैल्यू कौन होगी, 3 2 1 0 -1 -2, ये 3.5 से छोटे इंटीजर है, पर 3.5 के बराबर तो कोई क्या होता है, इंटीजर होता नहीं है, 3.5 के इक्वल तो कोई इंटीजर होता नहीं है, तो इससे लेस होना चाहिए, और जितने लेस इंटीजर है जैसे 3.5 से छोटे इंटीजर कौन कौन से, 3 2 1 0 -1, लेकिन उनमें सबसे बड़ा होना चाहिए, उनमें सबसे बड़ा कौन है 3, ठीक है, 3.5 से जो छोटा इंटीजर है 3, यही क्या है देखो 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर जो क्या हो 3.5 के इक्वल या उससे छोटा हो, तो 3.5 के इक्वल तो कोई इंटीजर होता नहीं है, तो 3.5 के से छोटे जितने भी इंटीजर हैं उन सब में सबसे बड़ा इंटीजर क्या है 3 है, तो 3.5 के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, 7.5 की 7, 8.6 की 8, 9.5 की 9, 13.2 की 13, ठीक है। ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 5, तो ये तो खुद ही इंटीजर है, ठीक है, तो 5 ध्यान रखना, इससे छोटा 7.5 है तो इससे छोटा लेकिन सबसे बड़ा इंटीजर, इनसे छोटा मतलब 7 6 5 4 3, ये सारे इससे छोटे लेकिन उनमें सबसे बड़ा कौन है 7 है, ठीक है, ऐसे 7 पे 7। अब देखो -7.3 माइनस, पहले -1.3 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, देखो सुनना, -1.3 कहां आएगा, तो ये -1 है, ये -1.3 है। अब कोई तो इसका आंसर झट से बोल रहा होगा सर माइनस का 1, लेकिन ध्यान देना ये माइनस का 1.3 है। अब -1 तो -1.3 से ज्यादा होता है, -1 तो -1.3 से ज्यादा होता है, ध्यान देना, मैं पूछूं -1.3 से छोटे इंटीजर्स कौन से, तो -1.3 से छोटे इंटीजर -2 -3 -4 ये है, और उनमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, तो उनमें सबसे बड़ा इंटीजर होगा बच्चा -2, -2, तो नेगेटिव में ध्यान रखना, -1.3 से छोटा कौन सा होता है -2, -1 तो इससे बड़ा होता है, जल्दबाजी मत करना, 0.001 पे 0, माइनस का 0.5 यहां होगा 0.5, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, तो -1 1.3 की 1, माइनस के 1.5 की सोचो यार, -2 माइनस के 1.5 की, -1.5 से -1 तो बड़ा है, उधर बड़ा -2, और फिर -2 पे कितनी हो जाएगी -2 ही हो जाएगी। ये इस तरीके से, इसी को क्या बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की, ग्राफ और भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कई जगह काम में आएगा इसलिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसके डोमेन रेंज वगैरह की चलो अभी बात कर लेंगे, ग्राफ पे ध्यान देना थोड़ा, ये 0, ये 1 2 3 4 5, तुम ही साथ देना ना, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, साथ देना एक चीज का,
सबसे पहले बताओ, जब x इक्वल टू जीरो होगा, x इक्वल टू जीरो, तो y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ जीरो, आंसर कितना होगा? जीरो ही होगा। जीरो पे कितना होगा? जीरो होगा, ठीक है। उसके बाद में 0.1 पे भी जीरो, 0.2 पे भी जीरो, 0.3 पे भी जीरो, ऐसे कंटिन्यू जीरो चलता जाएगा। 0.9999 की वैल्यू भी देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0.99999, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? जीरो होगी। मतलब यहां तक जीरो होगा, लेकिन जैसे ही वन आएगा, जैसे ही वन आएगा, जैसे ही वन आएगा, आंसर बच्चा वन हो जाएगा। y की वैल्यू सीधी कितनी होगी? यहाँ पे सीधी जंप करेगी वन के ऊपर। सीधी कहां वन के ऊपर जंप करेगी? मतलब वन के ऊपर वन आंसर नहीं होगा। या खाली इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि वन के ऊपर आंसर वन नहीं होगा, सॉरी, वन के ऊपर आंसर जीरो नहीं होगा। वन के ऊपर y की वैल्यू जीरो नहीं होगी, वन के ऊपर y की वैल्यू कितनी होगी? वन। दोबारा समझना, जीरो पे जीरो था, 0.1 पे भी जीरो होगा, 0.2 पे भी जीरो होगा, 0.3 पे भी जीरो होगा। ऐसे कहां वन से पहले तक जीरो होगा, लेकिन वन जैसे ही वन आएगा, आंसर कितना हो जाएगा? वन हो जाएगा। फिर वन, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ऐसे 1.999 तक तो कितना रहेगा? वन रहेगा। लेकिन जैसे 2 पे आओगे, जैसे x की वैल्यू 2 होगी, y की वैल्यू 2 हो जाएगी। जैसे x की वैल्यू 2 होगी, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। देखो 1.999 पे तो 1 रहेगी, लेकिन फिर क्या हो जाएगी? 2। और ऐसे 2.1, 2.2, 2.3 इन सब की वैल्यू कितनी रहेगी? 2। लेकिन 3 पे कितनी हो जाएगी? 3 पे सीधा ये कहां जंप करेगा? 3 के ऊपर जंप करेगा, और इस तरीके से आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा अगर ढंग का नहीं बना हो तो ठीक है। जैसे 2.5 पे, 2.5 पे मैं तुम्हारे से आंसर पूछूं, 2.5 पे क्या होगा? तो 2.5 पे y पे जाके कहां टकरा रहा है? 2 पे। 2.6 पे भी कहां जाके टकरा रहा है? 2 पे। लेकिन 3 पे बोले यार यहां भी टकरा रहा है, यहां भी, तो लेकिन यहां तो खाली है, तो कितना होगा? ये वाला होगा। कितना होगा? 3 आंसर होगा। इस तरीके से ऐसे नेगेटिव पे आओ, नेगेटिव पे देखो, जीरो पे तो जीरो, जीरो पे तो जीरो, लेकिन जैसे माइनस का 0.1 आएगा, माइनस का 0.1, मैंने क्या बताया? माइनस का 0.1 मतलब यहां पहुंच गए, तब इधर वाले तो आंसर होंगे नहीं, ये आंसर आएगा माइनस का 1। तो जैसे ही माइनस का 0.1 आएगा, सीधा यहां जंप करेगा, तो -1 आंसर जीरो पे तो नहीं होगा, लेकिन यहां तक है। और -1 पे भी कितना होगा? ये यहां तक यही आंसर होगा। माइनस के 0.5 का भी आंसर माइनस ही होगा, लेकिन जैसे माइनस के 1.1 पे चलोगे, आंसर कितना हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस का 2। यहाँ पे खाली ब्लॉक रहेगा, और ये इस तरीके से ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। ये क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। दोबारा समझना, जैसे -2.5, तो x की वैल्यू -2.5, तो -2.5 पे आंसर देखो कितना आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का -3, तो y की वैल्यू -3। इस तरीके से थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसको। ठीक है, एक बार ग्राफ को देख लो, एक बार ग्राफ को देख लो, उसके बाद थोड़ा बहुत तुम लोगों को खुद को सोचना है। ठीक है ना, थोड़ा बहुत तुमको खुद को सोचना है, उसके बाद खुद एक बार ग्राफ बनाने की कोशिश करना। ठीक है, तो तुम्हारे को आंसर मिल जाएंगे। ठीक है ना, आंसर मिल जाएंगे, आराम से आंसर मिलेंगे, और आराम से ग्राफ समझ सकते हो। ठीक है, फिर भी थोड़ा बहुत भी समझ में आया या नहीं आया बताओ एक बार जल्दी से। कुछ नहीं यार, मन की शांति की सवाल है, समझ में आया या नहीं आया थोड़ा बहुत भी? स्क्रीनशॉट तो ले लो। ग्राफ पढ़ते हैं। ठीक है, 8 नंबर पे आएगा स्क्वायर रूट के लिए। ठीक है ना, तो स्क्वायर रूट फंक्शन की बात कर रहा हूँ। स्क्वायर रूट फंक्शन, ठीक है, वर्गमूल फलन कैसे होता है? एफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ एक्स होता है। एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स बोल दो, या वाई इक्वल टू रूट एक्स बोल दो। ठीक है ना, वाई इक्वल टू रूट एक्स। सबसे पहले तो इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, उससे पहले एक बार जल्दी से मार्कर में इनके डाल लेता हूँ यार। ठीक है, इनके खत्म हो रही है, इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। वाई इक्वल टू रूट एक्स, इसका डोमेन क्या होगा और इसकी रेंज क्या होगा? देखो, दो जगह बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, दो जगह बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। एक तो क्या, एक तो मैं तुम लोगों से कभी पूछूं कि यार बताओ y इक्वल टू रूट 4 की वैल्यू क्या होगी, और एक मैं तुम लोगों से पूछूं कि y स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो y की वैल्यू क्या होगी? एक तो y इक्वल टू मैंने रूट 4 बोल दिया, और एक बोल दिया मैंने y स्क्वायर इक्वल टू रूट 4। देखो एक एक बात पे ध्यान देना, ये जो y इक्वल टू रूट 4 है, या y की जगह x ले लेता हूं समझने के लिए, तो समझने के लिए तो ये x इक्वल टू रूट 4 है ना, ये x इक्वल टू रूट 4, ये ध्यान रखना ये लीनियर इक्वेशन है।
लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जहां पर x की पावर 1 होती है, जहां पे वेरिएबल की पावर 1 होती है, उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। और x स्क्वायर इक्वल टू 4 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये लीनियर इक्वेशन है तो इसका आंसर केवल एक होगा, ठीक है, इसके केवल एक ही रूट अवेलेबल है। और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो आंसर होंगे, इस बात का ध्यान रखना, इसका केवल एक ही आंसर होगा और इसके कितने आंसर होंगे, दो आंसर होंगे। तो इसका एक आंसर कौन सा होता है, ध्यान रखना, x इक्वल टू कितना होगा, √4 की वैल्यू केवल और केवल 2 होती है, केवल और केवल +2। वो बचपन वाला काम मत कर देना सर, अच्छा ऐसे कैसे, ये लो सर 4 into 4, वो √4 का मतलब 2 into 2 भी होता है, और कितना होता है सर -2 into -2 भी होता है, तो 2 भी आंसर होगा और -2 भी आंसर होगा, ऐसा नहीं है। लीनियर इक्वेशन है, x इक्वल टू x की पावर 1 है, और x की जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतने ही आंसर मिलते हैं, तो x की पावर 1 है तो x इक्वल टू 2, केवल यही इसको सेटिस्फाई करेगा, केवल ये। और x स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो x इक्वल टू होगा +-2, x इक्वल टू क्या होगा, +-2 होगा, ठीक है, x इक्वल टू +-2। यहाँ पे दो आंसर मिलेंगे, एक +2 भी मिलेगा और एक -2 भी मिलेगा। देखो इस पे कैसे, x स्क्वायर इक्वल टू 4 है, x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो इसका मतलब x स्क्वायर प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 इक्वल टू 0, ठीक है। x स्क्वायर -4 को लिख सकता हूँ x + 2 और x -2 इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या होता है, x की दो वैल्यू आती है, एक 2 आती है और एक -2 आती है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होते हैं, इसके दो आंसर होते हैं, जबकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे केवल ये होगा x -√4 इक्वल टू 0, तो x -√4 की वैल्यू होती है 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 ही होगा। दूसरी बात सुनो, तुम्हारे माइंड में ऐसे आ सकता है, अच्छा सर ये लो ना, x इक्वल टू √4 है, सर दोनों तरफ स्क्वायर करके निकाल दो आंसर, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा, और उसके बाद भी तो x की वैल्यू 2 और -2 आएगी, जबकि वो मेथड गलत होगा। कैसे, देखो सुनो, जैसे मान लो मैंने बोला कि x इक्वल टू 2 है, एक वैल्यू बोल दी कि x इक्वल टू 2 है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हारे अकॉर्डिंग आंसर निकाल रहा हूँ, ठीक है। सुनना, मैंने क्या बोला कि x इक्वल टू 2 है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन है। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो x स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है। और अगर x स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया तो x इक्वल टू कितना होगा, +-2, तो x इक्वल टू, इसका मतलब x के दो आंसर हो गए, x इक्वल टू 2 हो गया और x इक्वल टू -2 हो गया। अब x इक्वल टू 2 का मतलब ये तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, x की जगह 2 रख दोगे तो 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा, लेकिन x इक्वल टू बच्चे -2 तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि x की जगह -2 रख दोगे तो -2 इक्वल टू 2 तो होता ही नहीं है, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना कि अगर ये लीनियर इक्वेशन है, अगर ये लीनियर इक्वेशन, ये केवल ऐसी इक्वेशन है जैसे x इक्वल टू 3 होता था, जैसे x इक्वल टू 2 होता था, तो इसके केवल एक ही आंसर होगा, ठीक है ना। कभी भी तुम्हारे को ऐसे मिल जाए ना x इक्वल टू √9, तो रूट में ध्यान रखना आंसर कितना आएगा, केवल 3 आएगा। लेकिन कभी ऐसे मिल जाए ना x स्क्वायर इक्वल टू 9, तो उसके आंसर आएंगे +-3। जब भी रूट लगाओ तो ऐसे लिया करो, x स्क्वायर इक्वल टू 9, इसका मतलब x इक्वल टू होगा प्लस से माइनस √9, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस से माइनस √9 हो जाएगा। इस तरीके से लगाया करो हमेशा, तभी तो याद करो श्रीधराचार्य फॉर्मूला, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन में 2a। यहाँ प्लस और माइनस क्यों लगा के देता है वो, क्योंकि जब रूट में से नंबर लोगे तो तुम पॉजिटिव ही लोगे, रूट में से तो केवल पॉजिटिव नंबर लेना है और उसके आगे ये प्लस और माइनस लग जाएगा, इस बात का ध्यान रखा, ठीक है। हमेशा वो कैसा देता है, प्लस और माइनस खुद लगा के देता, नहीं तो वो प्लस ही लगा के दे देता, ठीक है, केवल प्लस ही लगा के दे देता, माइनस देता ही नहीं सॉरी, ठीक है, केवल क्या बोल देता, प्लस की वैल्यू दे देता, माइनस देता ही नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन प्लस माइनस क्यों दिया, ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर ऐसे ही होता तो रूट से बाहर तो प्लस माइनस आते हैं तो खुद ही लग जाता प्लस माइनस, लेकिन इसने खुद ने लगा क्यों दिया, क्योंकि रूट के बाहर हमेशा कैसी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसको स्क्वायर करके भी मैंने चेक करवा के बता दिया तुम्हारे को नेगेटिव वैल्यूज, ठीक है ना, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही, इसलिए हमेशा ध्यान रखना दो तरह की इक्वेशन मिलेंगे, x इक्वल टू √16 डायरेक्ट मिलेगा, एक x स्क्वायर इक्वल टू 16। इसमें कैसे करोगे, इसमें x की वैल्यू 4 होगी, इसमें कैसे करोगे, x इक्वल टू प्लस माइनस यहीं पे लगा के √16, ठीक है, प्लस माइनस यहीं पे लगा के, ठीक है, और x इक्वल टू प्लस माइनस √16 की वैल्यू तो प्लस की 4 ही होगी, वो प्लस माइनस तो यहाँ पे पहले लगेगा, इस बात का ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। तो रूट वाले फंक्शन की क्या खास बात होती है, रूट वाले फंक्शन की ये खास बात होती है कि ना तो ये नेगेटिव वैल्यू लेता है, ना तो इसमें इनपुट नेगेटिव डाल सकते हो और ना ही आउटपुट नेगेटिव देगा, ना तो ये नेगेटिव वैल्यू लेगा
और ना ही नेगेटिव वैल्यू देगा। हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, हमेशा ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि रूट में अगर नेगेटिव वैल्यू हो गई, जैसे रूट में -16 हो गया, तो बच्चे ये होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर सीखोगे चैप्टर नंबर 5 में, क्लास 11 तुम्हारे सीखेंगे चैप्टर नंबर 5 में। रूट -16 इमेजिनरी नंबर होता है जिसकी वैल्यू होती है 4 आयोटा, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 4 आयोटा। कुछ बच्चों के नहीं समझ में आ रहा होगा ये आयोटा वगैरह, जिन्होंने चैप्टर नंबर 5 नहीं पढ़ा अभी 11th क्लास का, ठीक है, कोई नहीं। लेकिन क्या होता है, रूट ये इमेजिनरी नंबर होता है, मतलब रूट में नेगेटिव वैल्यू आते हैं। क्लास 10 में क्या करते थे, इसके रूट तो कैसे है, काल्पनिक है, इसके मूल काल्पनिक है, ठीक है, इसके जो रूट है वो इमेजिनरी है, और फिर तुम लोग वहीं पे छोड़ देते। तो इमेजिनरी का मतलब ये ध्यान रखना, x जो होता है x स्क्वायर, वो सॉरी x रूट x ना तो नेगेटिव वैल्यू लेता है और ना ही नेगेटिव वैल्यू देता है। ना तो x की वैल्यू इनपुट, या ना तो x नेगेटिव होगा और ना ही y नेगेटिव होगा, ध्यान रखना इस बात का। तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, 0 से लेके इनफाइनाइट तक होगा। और इसकी जो रेंज होगी वो कहां से कहां तक होगी, वो भी 0 से लेके इनफाइनाइट तक की होगी। ना नेगेटिव नंबर लेगा और ना नेगेटिव नंबर देगा, ठीक है। दूसरी बात सर ध्यान रखना, y इक्वल टू रूट x और y स्क्वायर इक्वल टू x दोनों अलग अलग ग्राफ है। मैंने बताया ना, y स्क्वायर इक्वल टू x में क्या आएगा, y इक्वल टू प्लस माइनस रूट x आएगा, ठीक है ना, दोनों अलग अलग ग्राफ है, इस बात का ध्यान रखना। इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन, ठीक है ना, इसी को क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट फंक्शन। तो ना तो नेगेटिव वैल्यू देता है ना नेगेटिव देता है, इसका मतलब डोमेन 0 टू इनफाइनाइट होगा और रेंज भी 0 टू इनफाइनाइट होगी। अब इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं, इसी का ग्राफ, ये लो ग्राफ, देखते हैं, कुछ एक वैल्यू ले लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग बना लेंगे। कुछ वैल्यू ले लेते हैं, x और y इक्वल टू रूट x, ऐसी वैल्यू लो जिसका रूट ले लो। 1 ले लेता हूं, 2 ले लेता हूं, 4 ले लेता हूं, 9 ले लेता हूं, 16, ठीक है। रूट 1 की वैल्यू 1 मैंने बताया पॉजिटिव, रूट 2 की वैल्यू 1.414 लगभग, है ना, आगे कंटिन्यू ऐसे जाएगी। रूट 4 की वैल्यू 2, केवल प्लस की 3 4, देखो क्या होगा, 0 पे यहाँ 0 टिकाओ, 0 पे 0, ठीक है, माइनस के डाल ही नहीं सकते, इनपुट ही नहीं कर सकते माइनस, तो क्या होगा, 0 पे 0, 1 पे कितना होगा 1 पे 1, देखो 2 पे यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ेगा 1.14, यहाँ से आएगा। 3 पे पता नहीं, देखो 4 पे 2, ठीक है ना, 3 पे पता का मतलब 1.7 होता है ना, 1.732 के करीब लगभग, ठीक है। 4 पे 2 फील करो, 3 पे 9, ठीक है, लगभग इस तरीके से बढ़ता जाएगा, ठीक है, 1 पे 1, फिर यहाँ पे, फिर इस तरीके से, ठीक है ना, 3 पे कितना 9 हो गया, फिर 4 पे और आगे बढ़ेगा, कितना हो जाएगा 16। तो कुछ ग्राफ ऐसे बढ़ता है, ऐसे 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 ऐसे, ये पॉइंट तो मिल नहीं पाया ढंग से, ठीक है, कुछ ऐसे बढ़ता है ग्राफ, ऐसे। दोबारा समझो, 0 पे 0, 1 पे रूट लोगे 1 आएगा, 1 पे 1, 2 पे कितना, 2 पे 1.4, ठीक है, ये 1.4 है, ठीक है। 3 पे कितना सीधा, वो सॉरी, जब x की वैल्यू 9 होगी तो 9,3, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 3, ठीक है, यहाँ पे बहुत आगे बढ़ेगा लेकिन यहाँ थोड़ा सा ऊपर उठेगा, फिर यहाँ पे 4, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, फिर ये 16 पे जाएगा सीधा, 16 पे, ठीक है, 4,16, फिर ऐसे क्या होगा, वो सॉरी 16,4, यहाँ पे क्या होगा 16,4, समझ में तो आ रहा है ना, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, आराम से समझ में आ रहा होगा, दोबारा से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 0 पे 0, 0 पे 0, 1,1 यहाँ से आता है, 2,1.414, 2 पे 1.414, फिर 4 पे 2, 4,2, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 2, फिर 9, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 16, y की वैल्यू कितनी 4, ठीक है, ऐसे 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 ग्राफ बनता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये स्क्वायर रूट का ग्राफ होता है, ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, थोड़ी बहुत वैल्यूज लेके, वैसे नहीं तो एक ग्राफ के अंदर बना के देखना, ठीक है ना, हकीकत में जो ग्राफ उसमें देखो 16,4 लिखना, 9,3 लिखना, तो तुम्हारे को स्क्वायर रूट का ग्राफ मिल जाएगा। स्क्वायर रूट के लिए एक बात ध्यान रखनी है, इनपुट भी पॉजिटिव होता है और आउटपुट भी पॉजिटिव होता है, 0 हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन इनपुट और आउटपुट 0 टू इनफाइनाइट, 0 टू इनफाइनाइट। रूट x ना कभी नेगेटिव वैल्यू देता है और ना ही कभी नेगेटिव वैल्यू देता है। ग्राफ तुम्हारे को दिख रहा होगा स्क्वायर रूट का, ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। इसके अलावा देखो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्लास 11, ठीक है ना, क्लास 11, क्लास 12 और बीएससी पार्ट फर्स्ट, ठीक है ना, बीएससी पार्ट फर्स्ट, तीनों के बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। क्लास 12 के ऑलरेडी बैच चल रहे हैं, ऑफलाइन बैच की बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्लास 11 के जो बैच है वो तुम्हारे स्टार्ट होने वाले हैं 1 सितंबर से, ठीक है ना, 1 सितंबर से क्लास 11 के ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। और इसके अलावा बीएससी पार्ट फर्स्ट, बीएससी पार्ट फर्स्ट के 7 सितंबर से बैच स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है ना। तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में देख लेना। इसके अलावा नहीं तो मोबाइल नंबर होंगे तुम्हारे पास में, कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।